हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी और आपको मज़ा आ गया होगा। पहली वीडियो देखने में ही सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। जी हाँ सर, आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो जल्दी से हिट कर दो लाइक बटन और कुछ कमेंट में लिखना तो वो भी बता दो कि आप लोग आ गए हैं या नहीं आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर आगे मेरे को किस सीरीज़ में अपलोड करनी चाहिए ये वीडियोस वगैरह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको ई कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अच्छे से क्लियर हुए या नहीं हुए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेरे को लिख के बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए हम आगे अपने टॉपिक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हमारा क्या टॉपिक शुरू होने वाला है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक था जब हमने लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था, उसका ये वाला टॉपिक था। अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी जाइए और देख लीजिए यार। ठीक है, आपके फायदे का सौदा है। चलिए स्टार्ट करें क्या। चलिए सर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, ई मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले हमने बात की कि ई मार्केटिंग होता क्या है। देखो भैया, ई मार्केटिंग का मतलब ही समझ रहे हो कि मार्केटिंग मतलब सबको पता है अपने प्रोडक्ट का के बारे में प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करना। और ई मार्केटिंग में थ्रू इंटरनेट के पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मार्केटिंग। यानी कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। यूजिंग इंटरनेट को यूज करते हुए आप अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ई मार्केटिंग। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट्स वगैरह की जरूरत होती है यहाँ पर, एम्पावर्स द कस्टमर्स। देखो, इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट जो है, अगर मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगा। ठीक है, अगर वेबसाइट पे डाल रहा हूँ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो हेल्प क्या करता है, सारे के सारे लोगों के प्रोडक्ट के प्राइसेस आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो, यू आर एबल टू कंपेयर, मींस बीइंग अ कस्टमर आई एम एबल टू कंपेयर ऑल दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ये वाला रिटेलर मेरे को कितने का बेच रहा है, ये वाला शॉपकीपर मेरे को कितने का बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका क्या कलर है, इसका क्या कलर है, क्या डिफरेंशिएशन है, कितने डिफरेंशिएशन के बेसिस पर मैं कितना प्राइस पे कर सकता हूँ ज़्यादा, या कितना प्राइस कम मुझे पे करना चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं अगर ई मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म ही ई मार्केटिंग का हो गया है। तो मतलब क्या, अच्छा, वेबसाइट ई कॉमर्स का हो गया है तो ऑब्वियसली वहां पर ही वो क्या करेंगे, आपका ई मार्केटिंग करेंगे। अच्छा, ई मार्केटिंग आपका कहाँ कहाँ पे होती है, आप इंस्टा पे ई मार्केटिंग देख सकते हैं, आप फेसबुक पे ई मार्केटिंग देख सकते हैं कि डिजिटल कोर्स वगैरह खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। तो वो भी क्या है, ई मार्केटिंग है। आप यूट्यूब पे ई मार्केटिंग देखते हैं, आप व्हाट्सएप पे, अच्छा गूगल के कोई से भी पेज जाते हैं तो वहां पर वो आपको लिंक कर। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर ई मार्केटिंग के लिए टूल यूज होते हैं, ई मार्केटिंग के लिए टूल यूज होते हैं। मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बताऊंगा आपको, कि आपको लगता नहीं कि अगर आपने आजकल होता क्या है कि मैंने अगर व्हाट्सएप पे कुछ किया है ना, व्हाट्सएप पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं चैट कर रहा हूँ और मैंने बोला कि मेरे को आईफोन 13 चाहिए, तो जैसे ही मैंने आईफोन 13 लिखा, वहां पर वो लोग उसको क्या करते हैं, आईफोन 13 को ग्रैब कर लेते हैं, वो वर्ड को पकड़ लेते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ तो बात चल रहा है आईफोन 13 का। तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो अब व्हाट्सएप का जो मालिक है, ठीक है, मार्क जकरबर्ग, आपने नाम तो सुना रहेगा ना, तो वो क्या करेगा कि अब उसको पता लगा कि ये जो बंदा है, ये पर्टिकुलर बंदा सुनील जो है, वो उसको आईफोन 13 ढूंढ रहा है। ठीक है क्या, अब वो उसका डेटा को लेकर बेच देगा। यानी कि अपने कौन से वेंडर को, जो मार्केटिंग, यानी जो फेसबुक को पैसा देता है, जो गूगल को ऐड करने के लिए पैसा देता है, जो रेलिवेंट। यानी कि आजकल ऐसा नहीं है कि मैं जाके ढिंडोरा पीट रहा हूँ या फिर मैं किसी पैम्पलेटिंग कर रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे पास आओ, मेरी सर्विसेज लो। ये ट्रेडिशनल वेज है, ट्रेडिशनल वेज, यानी कि जिसके पास जा रहा है, जरूरी नहीं है मेरा मतलब उसको रिक्वायर्ड है चीजें। अब क्या है कि टारगेट कस्टमर को करते हैं, टारगेट कस्टमर्स को ढूंढने में ये लोग अचीव करते हैं हमारे को। अब वो डेटा प्रोवाइड करते हैं हमें। अब आपको लगता होगा कभी कभी कि आपने ये सर्च किया था कहीं पर, लेकिन यूट्यूब पे कोई एक चीज सर्च की, बट वो आपको गूगल पे ऐड दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने आईफोन 13 देखा तो आपको उसको फेसबुक आप खोलोगे, फेसबुक पे कवर दिखाएगा, खरीदता क्या, समझ रहे हो क्या। ये सारी चीजें क्या है, ई मार्केटिंग का टूल्स है। तो यानी कि आपको लगता है कि भाई ये मेरे इनको कैसे पता चला यार, फेसबुक को कैसे पता चल रहा है, फेसबुक आपका यूट्यूब आपके बिहेवियर को पहचान रहा है, आपके बिहेवियर को, यानी आपसे ज्यादा वो आपको जानता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। देखो यहाँ पर मैंने सोचा, मैंने कहीं पर लिखा और एकदम से मेरे को गूगल पे कोई से भी मैं पेजेस पे जाता हूँ तो वहां पर मेरे को दिखाता है, कहता है आईफोन 13 आया है भैया, यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है, व्हाइट कलर में मिल रहा है, लेना है क्या, बोलो जल्दी से। अरे समझ रहे हो क्या। तो ये सारे चीज डेटा है, डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है और डेटा दूसरों को दिया जाता है। तभी तो आप सोचो ना कि फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया जो है वो एक फ्री
प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो क्या, फ्री प्लेटफॉर्म है। बट वो कमा कहाँ से रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, समझ में, जितनी ज़्यादा पब्लिक है उनके पास वो एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपका डेटा उठाया और उनको दे दिया, भैया ये आईफोन 13 के बारे में बात कर रहा तो ये देख ले, ये लिंक जनरेट कर दिया। अब जो तुमने वहाँ से लिंक से क्लिक करके वो खरीदा उनका प्रोडक्ट, तो उनको जाएगा कमीशन। फेसबुक अपने कमीशन काटता है और उनको बैलेंस पेमेंट कर देता है। तो यानी उस लिंक के थ्रू अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं तो वो चीज़ें क्या है, फेसबुक पैसा लेगा उस चीज़ का। समझ में आ रहा है क्या, बोलो यस और नो। यस सर, समझ में आ रहा है। और आगे अच्छे से और काम बात बताऊंगा। यहाँ पर हमारा काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, ठीक है क्या। अच्छा, आई होप आपको ई मार्केटिंग समझ में आया। अच्छा, ई मार्केटिंग जो है रिलेशनशिप ऑफ बायर एंड सेलर का बदल देता है, क्योंकि आपको अवेलेबल हो जाता है सारी चीज़ें टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन दी ट्रांजेक्शन में जो सारे के सारे पार्टीज हैं वो सारे के सारे पता लग जाते हैं कौन कौन है, ठीक है क्या। अच्छा, सेलर बिकॉज मार्केट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, सारे की सब मार्केट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाता है टू ऑल पार्टीज, जितने भी पार्टी इन्वॉल्व है उसमें सबको पता लग जाता है कितने प्राइस पे बेच रहा है, क्या बेच रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे धंधा कर रहा है, तो सारी चीज़ें पता लग जाती है ई मार्केटिंग। अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है वो, ये कहता है कि सम रेलिवेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, ई मार्केटिंग के सम रेलिवेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। अब सम रेलिवेंट टर्म्स मतलब ये कह रहा है कि भैया पहले इनको जान लो कि ये क्या है। सबसे पहले वो बात करता है कि पोर्टल। अरे बताओ, ई मार्केटिंग के लिए आपको एक पोर्टल बिठाना पड़ेगा। पोर्टल बोले तो वेबसाइट ना, जहां से आप लोग एंट्री करोगे, जहां पे उसके प्रोडक्ट को देखने जाओगे, वो क्या है, क्या है, जल्दी से बोलो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया सर्व करते हैं एज अ गेटवे। अच्छा, सर्व एज गेटवे मेन एंट्री पॉइंट ऑन द इंटरनेट टू स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरनेट एंड एन इंडस्ट्री। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो ना। किसी इंडस्ट्री में घुसने का है, कुछ उनके प्रोडक्ट को देखने का है, तो वो क्या है, वेबसाइट ही तो है ना, वेबसाइट के थ्रू देखते हैं। दिस इज कॉल्ड पोर्टल मैन। समझ में आया या नहीं आया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर उन्होंने याहू एक स्टोर है उसका, ठीक है, कि उस वो भी क्या है, याहू स्टोर पर अपनी सारी चीज़ें बिकती है उसकी, ठीक है, तो वो वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पर के बेसिस पर वो वेबसाइट बनी हुई है और उस वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है। दिस इज कॉल्ड पोर्टल। समझ में आ रहा है कि वेबसाइट, मेरा पहले पोर्टल पे जाएंगे। जैसे मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि बताओ जीएसटी की रिटर्न किधर भरते हैं, तो जीएसटी रिटर्न एक पोर्टल पर भरते हैं, यानी कि वेबसाइट पर जाके gst.gov.in, ठीक है, वहां पर जाएंगे, अपनी रिटर्न भरते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, ये सारे के सारे पोर्टल हैं। ओके है क्या। अच्छा, ये क्या है, एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यूजिंग द वेब, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है सारा कुछ। फिर उसके बाद बोल रहा है, कह रहा है कि ई शॉप मतलब क्या है, ई शॉप, ठीक है क्या। अच्छा, ई शॉप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और ई रिटेलर बोलता है, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है कि यहाँ पर जैसे कि है एक वेबसाइट आपने देखी होगी www, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर www, अरे ये चल क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड, अब चला। चलो कोई नहीं, www.forwomen.com। चलो आगे आ जाओ, जरा एक बार देख लेते हैं इस वेबसाइट को, क्या है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे है क्या, www और क्या था, बोलो जरा, .for women, W for women.com। देखो यहाँ पर क्या है, मतलब क्या है, यहाँ पर W फॉर वुमेन की चीज़ें बताइए। अब यहाँ पर बाय करने के लिए कुछ बोल रहा है, यहाँ पर गॉटेट करके हम इसको अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिस्ट सेल परचेज ऑफ है, यहाँ पर साइन इन वगैरह करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर सबमिट क्वेरी इंक्वायरी वगैरह नहीं, इनको सबको कुछ नहीं करना है मेरे को। W फॉर वुमेन इनकी वेबसाइट है, देखो W फॉर वुमेन, ये आ गई आपकी वेबसाइट W फॉर वुमेन के नाम से।
यानी कि यहाँ पर लेडीज़ के कपड़े जो होते हैं वो बिकते हैं, ठीक है क्या। ये लेडी वेयर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो है गर्ल्स के लिए, ये सारे के सारे जो उनकी चॉइस के हिसाब से वो कपड़ा जो है वो यहाँ पर खरीद सकते हैं लेडीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर लेडी के लिए है। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ, ये जो ब्रांड है ना वो जो बेच रहे हैं डब्लू का, तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ये अपने अपने डब्लू के ब्रांड के मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? अपने ब्रांड की चीज़ें मिलेंगी, एक ब्रांड की चीज़ मिलेगी यहाँ पर डब्लू के ब्रांड की चीज़ें मिलेंगी। sonicnet.com, यहाँ पर sonicnet.com ये अपने ब्रांड की चीज़ें बेचते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है, रिटेल, यानी कि मैं क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर अपना ठप्पा लगाता हूँ और बेच देता हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ई शॉप यानी ई टेलर्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला, ई शॉप इज अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट दैट सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन वेयर कस्टमर कैन शॉप एट एनी आवर ऑफ द डे नाइट, यानी डे और नाइट में कहीं भी। अच्छा, वेबसाइट है तो डे और नाइट में चलेंगी ना, ये क्या मतलब है। अच्छा, विदाउट लिविंग होम, घर में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर कन्वीनियंटली आप परचेज कर सकते हो। बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन की मैं बात बता रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पर सिंगल ब्रांड, सिर्फ डब्लू ब्रांड के कपड़े मिलेंगे। समझ में आया क्या? यहाँ पर कौन से ब्रांड के कपड़े, डब्लू ब्रांड के कपड़े मिलने वाले हैं, बस और कुछ नहीं, डब्लू ब्रांड के कपड़े मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा, ई मॉल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ई मॉल की अगर मैं बात करूँ, तो ई मॉल मतलब जैसे कि आप अगर किसी मॉल में जाते हो, जैसे अच्छा ट्रेडिशनल वे में अगर मॉल पे जाते हो, मॉल में सारे के सारे ब्रांड्स मिलते हैं, नहीं मिलते। अच्छा, HP, अगर मैं कंप्यूटर से बोल रहा हूँ, HP, लेनोवो, अच्छा HP हो गया, लेनोवो हो गया, डेल हो गया, ये सारे के सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, तो आप कपड़ों के डिफरेंट ब्रांड्स में जा सकते हैं, अलग अलग। तो यानी कि यहाँ पर ये ई मॉल है। ई मॉल मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ अमेजोन का अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो क्या है अमेजोन का अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, तो दोस्तों वो अमेजोन है क्या? अमेजोन क्या है? ई मॉल है सर, वो ई मॉल है। सारे ब्रांड के कपड़े, जो ब्रांड मेरे को चाहिए मैं वहां से जाके ले सकता हूँ। बोलो यस और नो, जो ब्रांड चाहिए, जिस ब्रांड का मोबाइल फोन चाहिए, जिस ब्रांड के जिस कलर का चाहिए आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वो ई मॉल है। ई मॉल बेसिकली फॉर्म्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ई शॉप्स, यानी कि जो ई शॉप्स होते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट भी वहां से कनेक्टेड है, इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ई शॉप्स मतलब कि उनके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बिक रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि लेनोवो वालों के प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, डेल वालों के प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, तो सबके प्रोडक्ट यहां पर बिकते हैं। यानी कि ग्रुप्ड अंडर सिंगल इंटरनेट एड्रेस पर, यानी कि सिंगल इंटरनेट एड्रेस मतलब कौन सा, अमेजोन की वेबसाइट पर बिक रहे हैं। ओके है क्या यहाँ पर? और यहाँ पर वो क्या करता है कि जो अमेजोन क्या करता है कि एक बंदे को सेल करता है, एक बंदे को खरीदवाता है, ठीक है क्या। और यहाँ पर जिससे सेल कर रहा है, जो सेलर बैठा हुआ है, उसके प्रोडक्ट को सेल करने का वो क्या करता है, कमीशन लेता है, डिस्प्ले करता है। यानी वेबसाइट पर क्या करेगा, इट इज अ वेबसाइट दैट डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग ऑफ सेवरल सप्लायर्स एंड चार्जेस कमीशन फ्रॉम देम फॉर सेल रेवेन्यू के लिए। ओके है क्या ये सारा कॉन्सेप्ट? ओके हो गया क्या? यस सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, इनमें दो तरीके आ जाते हैं। ई मॉल में दो तरीके हैं, एक तो जनरल मॉल हो गया, एक स्पेशलाइज्ड मॉल हो गया। एक बात बोलो मेरे को, जनरल मॉल मतलब जैसे हम जनरल किराने की शॉप बोलते हैं कि जनरल शॉप में, जनरल स्टोर में जाओ और खरीद के ले आओ, यानी कि यहाँ वहाँ पर तुमको अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मेडिसिन की चीज़ भी मिल जाएगी। हाँ, मैं बोलूँगा कॉपी किताब देख, कहते कॉपी किताब भी मेरे पास है ना, कॉपी किताब है ना। अरे तू मतलब क्या दुकान है, मतलब जो तुम मांगो वो मिलेगा वहाँ पे, जनरल स्टोर की दुकान में। यानी जनरल स्टोर की में अच्छा एक जगह क्या रखा, अच्छा अगर मैं बोलूँ केंद्र भंडार का नाम सुना है आपने? हाँ, तो वहाँ पे फूड आइटम्स में सारी चीज़, दाल भी मिलती आपको वहाँ पर, बिस्किट्स भी मिलते हैं। अच्छा, कभी कभी वहाँ पर क्या कपड़े वगैरह भी लगा देते हैं, ठीक है, कपड़े वगैरह की शॉप भी आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें के जनरल स्टोर है, यानी कि कुछ भी अगर जाओगे, अच्छा कुछ हाजमोला लेना है वो भी मिल गया आपको वहाँ पर, टॉफ़ी मिलना है, चॉकलेट मिलना है वो भी आ गया। अच्छा, हाउस होल्ड थिंग्स जितने भी होते हैं कि पोछा लगाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो भी रख सकते हैं वो लोग। तो वो क्या है, जनरल स्टोर है, मेरे को जाना है और वहाँ पर लेके आना है सामान को, ठीक है क्या। तो आपको कुछ भी मिलता है, यानी कि तो इसी तरीके से क्या, जनरल स्टोर मॉल, यानी क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर हैविंग वेराइटी ऑफ आइटम फॉर सेल एंड डू नॉट स्पेशलाइज इन सेलिंग वन आइटम। एक आइटम बेचने पे ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें मार्जिन बढ़ाना है, डिफरेंट एक कस्टमर आता है, उसकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, हम सब कुछ रखेंगे ना, तो ये जनरल स्टोर बना रहे हैं। और एक होता है स्पेशलाइज्ड बोले तो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ www.99, अब हम यहाँ पर क्या किसके बारे में, ट्रेडिशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वेबसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वेबसाइट्स कितने तरीके की होती है हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, अब जैसे हाउसवेयर हो गई, मूवी भी वहाँ पे मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, टॉयज़ के सामान, क्लोथ्स के सामान वहाँ मिले, जनरल है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वेबसाइट एक ऐसी स्पेशलाइज है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि 99acres.com। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मिलेगा, और यहाँ पे खाने वाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। तो ऐसी वेबसाइट को क्या बोलते हैं हम लोग,
स्पेशलाइज वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ मेडिसिन वगैरह बेचते हैं, तो अपोलो की वेबसाइट, मान लो अपोलो कोई वेबसाइट बना के बैठा है, तो वो मेडिसिन वगैरह में डील कर रहा है, मान लो सिर्फ वो डे केयर वगैरह में डील नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसने कोई एक स्पेशलाइज वेबसाइट बनाई जिसमें सिर्फ मेडिसिन ही बेचता, तो वो स्पेशलाइज वेबसाइट हो गई, स्पेशलाइज स्टोर हो गया उस चीज़ का, तो आप स्पेशलाइज स्टोर पर जाओगे। ओके है क्या? अच्छा, ई ऑक्शन का क्या है? ई ऑक्शन बोले तो क्या, आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें क्या होती है गवर्नमेंट का ई ऑक्शन। ऑक्शन मतलब क्या? नीलामी। नीलामी होती है, बोलो ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जैसे कि वेबसाइट पर डाली क्या, एक ऐसी वेबसाइट पे मान लो डाल दी हमने सलमान खान की पेंटिंग डाल दी, सलमान खान की पेंटिंग डाल दी मैंने। अब सलमान खान की पेंटिंग को खरीदेंगे लोग या नहीं खरीदेंगे? अच्छा, खरीदेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बिड लगाएंगे। यहाँ पर ई ऑक्शन मतलब समझ रहे हो? ई ऑक्शन मतलब अब वो बिड लगाएंगे कि मैं सलमान खान की पेंटिंग कितने में खरीद सकता हूँ। या फिर मोदी का सूट हो गया, बीच में बिका था अभी, मोदी का सूट अगर मान लो किसी वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और वहाँ पे बोलते हैं कि लोगों को कि भाई कितने का खरीदोगे आप बोलो, वहाँ पर लोग अपनी बिड लगाएंगे। भैया मैं 1 लाख का खरीद लूंगा, मैं 2 लाख का खरीद लूंगा, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। भाई लोगों के पास बहुत पैसा है, तो 50 लाख 60 लाख का भी वो सूट जो है वो खरीद सकते हैं वो लोग, ठीक है क्या। तो अब उस पर क्या है कि ऑक्शन वेबसाइट पर क्या जाते हैं, वो अपनी बिड लगाएंगे और बिड लगाकर जिनकी हाईएस्ट बिड होगी उसको क्या दिया जाएगा, वो प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो ये जो है वो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है, तो वो क्या है, ई ऑक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच बिडिंग प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन टेक प्लेस, ठीक है क्या। अच्छा, कैन टेक प्लेस बिटवीन कंपीटिंग बायर्स, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ई ऑक्शन यानी पीपल बाय एंड सेल थ्रू दी ऑक्शन वेबसाइट, किसके वेबसाइट के थ्रू होता है, ऑक्शन वेबसाइट, जहां पर यानी इसको बोल दिया गया है ऑक्शन की वेबसाइट। यहां पर आते हैं लोग, यहां पर जो भी चीज आएंगी उसका बिड लगाया जाएगा, फिर जाके बिकेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बायर्स एग्रीगेटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं बायर एग्रीगेटर की बात करूं तो यहाँ पर जोमेटो और ओला, उबर, यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं, ओला, उबर, जोमैटो क्या कर रहा है, बायर्स एग्रीगेटर है। ये क्या है, यानी अपने बायर को इकट्ठा करता है, एक डेटाबेस बनाता है, अपना एक कस्टमर बेस बनाता है। यानी जोमेटो पर आप बोलो ना क्या चाहिए आपको, जोमेटो पर ऑर्डर कर दो, सीधा खाने का मन हो रहा है जोमेटो पर जाओ और जोमेटो पर ऑर्डर करो। आजकल कितने लोग जुड़े हुए हैं जोमेटो पर, यानी कि आजकल तो जितने भी मोबाइल फोन्स हैं वो उनका एसोसिएशन हो गया जोमेटो से। अब मोबाइल फोन्स वगैरह में आप देखते होंगे कई ऐप्स जो हैं उनके प्ले स्टोर्स पर आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मोबाइल फोन नहीं, मतलब जो ऐप्स के जो एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड के साथ हमें उसके स्टोर पर पहले से डाल देते हैं और उनको और पैसा देते हैं कि भैया जो भी ये एंड्रॉइड इंस्टॉल कर रहा है तो इसमें ये इंटरफेस पर वो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, वो आपका जो ऐप है वो डिलीट नहीं कर सकता। काफ़ी ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपको पहले से ही मिलते हैं, किसमें, मोबाइल फ़ोन जब आप खरीदते हैं। यस और नो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यस और नो, ठीक है क्या। अच्छा, जब आपको मिल रहे हैं वो, तो आप देखते हैं उनको डिलीट नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ पर कमीशन वगैरह का खेल चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जोमेटो जो है, जोमेटो से कस्टमर जुड़ा हुआ है, कस्टमर क्या विश्वास करता है जोमेटो पर। अब जोमेटो क्या करता है, जोमेटो सप्लायर को बोलता है, कहता है कि भैया मेरे पास बड़ा कस्टमर बेस है, तुम भी मेरे को अपने पास यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर करो, अपनी आइटम शो कर दो, यहाँ पर क्या क्या बेच रहे हो आप वो आइटम शो करो। मेरा कस्टमर बेस जो है वो यहाँ पर देखेगा आपके आइटम्स को और परचेज कर लेगा आपसे, और मेरे को सिंपली एक छोटा कमीशन दे देना, बस। समझे क्या? इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बायर्स एग्रीगेटर, ठीक है क्या। बायर एग्रीगेटर हो गया क्या, देखो क्या, बायर एग्रीगेटर ब्रिंग टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बायर्स सो दैट दे कैन गेन अ टाइप ऑफ सेविंग दैट आर यूजुअली द प्रिविलेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम बायर्स। समझ में आ रहा है क्या? लार्ज वॉल्यूम बायर्स यानी कि लार्ज वॉल्यूम बायर्स मतलब जो बहुत सारे बल्क में भी अगर खरीद रहे हैं कुछ लोग चीज़ें, तो उनके लिए भी ये क्या हो जाएगी, यूजफुल चीज़ हो जाएगी। यानी कि फर्म कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, उसकी फर्म जो है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, जो उसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, एंड मेक द प्रोवाइडर्स देयर पार्टनर बना लेता है उसको, यानी कि जो जोमेटो क्या करता है उनको पार्टनर बना लेता है अपना, ठीक है। एंड सेल देयर सर्विसेज अंडर दी ओन ब्रांड, यानी कि जब भी आप डब्बा खरीदते हो उसका, किसका मतलब, जब लेके आते हो कुछ मंगाते हो तो उस पर जो ब्रांडिंग छपी होती है, जो टेप लगी होती है, जो पैकेजिंग होती है, वो किसकी होती है, वो जोमेटो की होती है। तो जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो कस्टमर को सीधा उसके पास नहीं भेज रहा है,
कस्टमर कहता है कि भैया देखो खाना उससे मंगाया तुमने, ये सप्लायर है, इससे बराबर मंगाते हो तुम लोग, लेकिन तुमने जोमेटो के थ्रू मंगाया तो तुम कस्टमर जोमेटो को, यानी कि ब्रांडिंग अपनी कर रहा है वो, समझ रहे हो क्या? यस। अच्छा, बायर सेग्रीगेटर समझ गए। अच्छा, वर्चुअल कम्युनिटी का क्या मतलब है? वर्चुअल कम्युनिटी का मैंने पहले से एग्जांपल आपको दिया हुआ था पहले से। जैसे कि क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल कम्युनिटी का मतलब हो गया जैसे कि एक फेसबुक हो गया। फेसबुक क्या है? वर्चुअल कम्युनिटी। ठीक है, कि फेसबुक पर आपने एग्जांपल देखा होगा, अगर मैं बात करूं कि सिमिलर ब्रांड वाली चीज़ें जो कुछ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं लिवाइस हो गया, लिवाइस को पसंद करने वाले लोगों का एक अपने अलग से ही कम्युनिटी है, समझ रहे हो क्या? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक रॉयल एनफील्ड चलाने वाले लोगों का एक अपना अलग सा ही स्वैग है। वो क्या करते हैं कि भैया उसको सजाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अरे काफ़ी लाखों की बाइक आती है, तो लाखों की बाइक आती है तो उसमें अच्छे से वो सजाते हैं चीज़ों को। अच्छा, उस पर क्या जमेगा, उसके फ्रंट पर मेरे को कौन सा शीशा चाहिए, उसमें कौन सा मिरर लगेगा, अच्छा किस टाइप का मिरर दिखना चाहिए, वो उसकी डिज़ाइनिंग, उसका लुक कैसा दिखना चाहिए, उस पर स्टिकर्स कौन से लगने चाहिए, कहाँ कहाँ लगने चाहिए, और किस तरीके के स्टिकर्स लगने चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, जिसमें मैं एक अलग अलग प्राणी दिखूँ, समझ रहे? उसका हेलमेट अलग होना चाहिए। अरे नॉर्मल है कि रॉयल एनफील्ड लेके चल रहे हो, एक नॉर्मल तुमने हेलमेट पहन लिया, अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुमने क्या कर रखा है, एक रॉयल एनफील्ड ले रखी है, तो तुम्हें एक ब्रांडेड क्या हेलमेट की जरूरत है। हेलमेट एक अच्छा दिखने वाला हेलमेट जो कि एक स्पोर्टी लुक दे आपको, ठीक है क्या? तो वैसा हेलमेट, वैसा जैकेट वगैरह भी आपको लेना। तो ये क्या करते हैं ये लोग, फेसबुक पर एक बनाए रखते हैं कि रॉयल एनफील्ड का एक फेसबुक, सब सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, वेबसाइट से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर वेबसाइट में ये कौन बनाता है, जैसे मान लो कि रॉयल एनफील्ड ने ही ये कम्युनिटी बना दी, रॉयल एनफील्ड ने ही कम्युनिटी बनाती है। अब रॉयल एनफील्ड यहाँ पर क्या करता है, इस कम्युनिटी में अपने प्रोडक्ट के बारे में सेल करता है, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करता है कि भाई ये वाली चीज़ आई है, ये तुम खरीद लो, ठीक है। और अगर किसी ने एक नई जैकेट खरीदी है जो कि रॉयल एनफील्ड पे बहुत अच्छी चल रही है, तो उसकी फोटो वहाँ पर आ जाती है, तो वहाँ पर वो फोटो डाल देता है, कहता है भैया ये मैंने यहाँ की परचेज़ की। तो नीचे से बोलते हैं भाई कहाँ से परचेज़ की, तुम बताओ जल्दी से। तो उन्होंने इस वेबसाइट से परचेज़ की, ये नंबर है, यहाँ पर है, ये जगह है, या फिर तुम आउटलेट पे जाकर भी खरीद सकते हो। तो ये क्या है, वर्चुअल कम्युनिटी बनाते हैं हम, ताकि हम ऑनलाइन भी सेल कर सकें। इससे ट्रेडिशनल सेल यानी कि जो फिजिकल सेल भी यहाँ पर होती है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल सेल नहीं होती, यहाँ पर फिजिकल, इसके ज़रिए से हम फिजिकल सेल भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, वर्चुअल कम्युनिटी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिटी ऑफ अ कस्टमर who share the common interest and use the internet to communicate with each other। सारे के सारे कस्टमर एक दूसरे से बात करते हैं, तूने यहाँ से खरीदा तो कहाँ से खरीदा, अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो एक दूसरे की फोटोज देते पे कमेंट करते हैं, ये लोग करते हैं। तो ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, मान लो फेसबुक हो गया हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल। बात समझ में आ रहा है क्या, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, ई डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पर, ई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अब यानी कि ई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि अगर मान लो विप्रो है, विप्रो क्या करता है, विप्रो मतलब समझे क्या, सॉफ्टवेयर बनाता है क्या आपके लिए। अब यहाँ पर क्या है कि यूजेस द इंटरनेट टू प्रोवाइड फुल्ली इंटीग्रेटेड ई बिजनेस अनेबल सॉल्यूशंस वगैरह देता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यानी कि आप बिजनेस के लिए क्या कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि आप बिजनेस वालों को क्या सेल कर रहे हो, तो उन कस्टमर क्या है, बिजनेस वाले लोग हैं, ठीक है क्या, किस तरीके का उनका मार्केटिंग फ्लो चाहेगा, किस तरीके का उनका कस्टमर सर्विस है, किस तरीके का उनका अच्छा वेयर हाउस लॉजिस्टिक वगैरह अगर उनको चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो उनको उनका प्रोसेस जानना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो उनको क्या करना है, ये विप्रो उस तरीके का सॉफ्टवेयर सोल्यूशन मतलब सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा है कि भैया ऑटोमेट हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस, तुमको करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुमको एक बार क्या सीधा एंट्री डालोगे, वही डेटा दूसरे डिपार्टमेंट, देखो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहता है, मार्केटिंग वाला सेल्स से कनेक्टेड रहेगा, सेल्स वाला प्रोडक्शन से, यानी सेल आई मैं प्रोडक्शन को बोलूँगा भाई क्या कर कि मेरे को मंगवा दे माल, ठीक है क्या, मेरे को माल मंगवा, तो मतलब बना के दे मेरे को। तो अब वो क्या करेगा, वो अपना इन्वेंट्री चेक करेगा, इन्वेंट्री में है या नहीं, फिर वो क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को कॉल करेगा, तो वो परचेज ऑर्डर देगा, फिर वो फाइनेंस को बोलेगा कि भैया इतना मैंने परचेज किया हुआ है तो तू बिल की पेमेंट कर एंड ऑल। फिर उसके बाद बिल की पेमेंट करने के बाद फिर वो अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, वही अकाउंटिंग एंट्री करेगा उस चीज़ की। तो बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के लिए विप्रो क्या कर रहा है, उसको एक सोल्यूशन करके दे रहा है। तो ई डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर इन अ कंपनी सप्लाइज अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू इंडिविजुअल बिजनेसेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है मेरे को। अच्छा तुमको कुछ और चाहिए, ठीक है विप्रो, अच्छा हो सकता है अब मेरा टीचिंग फील्ड है, तो टीचिंग फील्ड के लिए मेरे को क्या चाहिए कि भैया मेरा एक प्रोडक्ट है,
ठीक है। अब मैं लोग कस्टमर क्या करता है कि मेरे अब जैसे बोल रहा हूँ कि अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस चाहिए होती है, तो वीडियोस चाहिए होती है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली अभी मैसेज कर देता है, मेरी वेबसाइट्स पे जाता है और वहाँ से उस प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। बात समझ में आ रहा है क्या? उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो अब मेरे को सिंपल चीज़ें चाहिए कि भैया वो आ सके और कन्वीनियंटली वो मेरे प्रोडक्ट को देख सके और वहाँ पर उसको सम वीडियोस मिलनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि मेरी वीडियोस को लेकर कि नहीं ये सारी की सारी वीडियोस मेरे को अवेलेबल होने वाली, कस्टमर का पेमेंट कहीं नहीं जाना चाहिए। देखो एक बार उसने मेरे को पेमेंट किया तो हम उनको डिलीवर कर देते हैं ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है क्या, गूगल मीट के थ्रू। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन है कौन बना के दे रहा है, यानी कि विप्रो बना के दे रहा है। विप्रो एक वेबसाइट है www.wipro.com, वो खुद वेबसाइट है, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का दे रहा है, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस के तौर पर। अच्छा, डॉक्टर वाले को कुछ और वेबसाइट चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, किसी और को किराने वाले शॉप को कुछ और चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो उनके लिए बिजनेस सोल्यूशन बनाना ई डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ओके है क्या? ओके बोलो जल्दी से, यस। ई प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? अच्छा, ई प्रोक्योरमेंट आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहाँ पर तो सिंपली एग्जांपल दे दूंगा मैं यहाँ पर कि क्या चीज़, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि eprocure.gov.in, यानी कि eprocure.gov.in में यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है अपनी बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है क्या? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, ठीक है क्या। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करता है कि मेरे को यहाँ पर मेंटेनेंस करवाना है इस एक सेक्टर, इस पर्टिकुलर कॉलोनी का मेरे को मेंटेनेंस करवाना। अब मेंटेनेंस के लिए मान लो 5 करोड़ का मटेरियल चाहिए, तो 5 करोड़ का मटेरियल मैं ऐसे ही नहीं मंगा लूंगा, किसी भी वेंडर को बुलाऊंगा और मेरे को 5 करोड़ का मटेरियल उससे खरीद लूंगा, नहीं, प्रोसीजर है उसका। आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट पर आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर। आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आप अपनी कोटेशन वगैरह बताएंगे कि भैया मैं 3 लाख रुपए में ये वाला जो, अच्छा वो पूछेंगे कि अच्छा ये कितनी, ये वाला काम करना है, इतना काम है, ये इतने, वो सारी डिटेल बताएंगे, ठीक है। वो कहेगा कि मैंने रजिस्टर किया है, अब ये काम आया, कौन ले रहा है, तो बिड लगाएंगे। ये लोग अपनी बिड लगाते हैं, मैं इतने में कर दूंगा, मैं इतने में कर दूंगा, ये काम मैं इतने में कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे बिड लगाते हैं। तो गवर्नमेंट फिर वहाँ पर सिलेक्ट करता है कि कोई बेस्ट चीप में मतलब कम में और अच्छी क्वालिटी की कौन प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड किया जाता है। तो इससे क्या हो गया कि ये वेबसाइट क्या कर रहा है, ई प्रोक्योरमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदने की, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, ठीक है क्या। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है या कोई गुड्स खरीदनी है, तो मैनी कंपनीज नाउ प्रेफर टू प्रोक्योर द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द वेबसाइट। समझ में आ रहा है क्या? डिवोटेड टू दी प्रोक्योरमेंट पर हमने डाल दिया कि भैया ये सारी चीज़ें हमें खरीदनी है, तुम बताओ कितने में बेचोगे, ये चीज़ें हैं। तो अलग वेंडर, यानी कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्राइस, क्वालिटी एंड वो सब, डिलीवरी टाइम वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन वगैरह सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से वहाँ पर सेल परचेज होता है। तो ई प्रोक्योरमेंट का ये काम है। बात समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर, हमें समझ में आ गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहा है वो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के बारे में। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, बोलो जल्दी से। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में वो सारी चीजें हमें बता रहा है, किन किन तरीके के बिजनेस मॉडल हो सकते हैं हमारे, यानी कि B2B हो सकता है सर, B2B हो सकता है, B2C हो सकता है। हम बिजनेस मॉडल किस तरीके के, यानी कि वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को बेचे जाए, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो बिजनेस आ रहा है वो किसको बेच रहे हो आप, आपका काम क्या है, वो वेबसाइट किसके लिए, वो वेबसाइट बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब यहाँ पे बिजनेस वाले लोग खरीदने आते हैं या बिजनेस से कस्टमर वाले लोग खरीदने आते हैं। मैंने बोला था ना आगे, मैं अभी ये मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे सबसे पहला मॉडल हो गया आपका B2C का मॉडल हो गया। आपको सबको पता है B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मतलब मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, किनको सेल कर रहा हूँ, बिजनेस टू कस्टमर को, यानी कि ई शॉप, ई मॉल, ऑक्शन वगैरह, ये सारे के सारे एग्रीगेटर ई बिजनेस मार्केटिंग के यहाँ पर चीज़ें। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कौन है एग्जाम्पल में, अगर मैं बोले कि अमेजोन की वेबसाइट है, अमेजोन वेबसाइट क्या है, सबसे पहले बता दो, B2C करता है, यानी कि बिजनेसमैन उस वेबसाइट पर जाते हैं और कस्टमर को सीधा डायरेक्ट सामान बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, B2C, ठीक है क्या। आपने बहुत नाम सुना होगा इस चीज़ का। अच्छा, www.byju's.com, बायजूस जो .com है, तो वो क्या करता है, byju's.com, बायजूस अपनी क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो कस्टमर को दे रहा है ना बाबा, आप बिजनेस को नहीं बेच रहे हो कुछ भी। समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट, अगर यहाँ पर बताऊँ आपको, नेक्स्ट जो यहाँ पर बोल रहा है वो कह रहा है B2B। अब B2B क्या है,
B2 बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई वेबसाइट अगर बिजनेस टू बिजनेस बेचती है, जैसे कि अगर मेरे को कोई रॉ मटेरियल खरीद, मेरे को क्या बल्क में रॉ मटेरियल चाहिए, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, मुझे बल्क में रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा जहां पर मेरे को बल्क में मतलब होलसेल में मिल सके, मतलब मेरे को कम में मिल सके। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो B2B वहाँ पर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ indiamart.com, यहाँ पे ये सेल करते हैं ना, तो ये इंडिया मार्ट वाले होलसेल में सेल करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? एक बात में नहीं सेल करते हैं, यहाँ पे होलसेल में सेल होता है, यानी कस्टमर आप एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी नहीं लेके आ सकते, पूरा बल्क में आपको डब्बा या फिर पेटी खरीदनी पड़ती है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट जो है वो क्या है, B2B वेबसाइट है। ओके है क्या? यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे C2C। C2C में क्या बोलता है? बेस्ट एग्जाम्पल हमारा OLX, जहाँ पर एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट पर कौन आ रहा है? कस्टमर आ रहा है, बेचने वाला भी कस्टमर है, खरीदने वाला भी कस्टमर है। यानी कि मैंने अगर कोई चीज़ OLX पर, यहाँ पर ये एक माउस जो है वो OLX पर डाल दिया, मैंने बोला ये माउस जो है ये 100 रुपये का खरीद लो कोई, ठीक है। मैंने यूज़ किया था, चलता नहीं है, लेकिन बढ़िया आपके पास हो सकता है बहुत बढ़िया काम करे, तो आप 100 रुपये में खरीद लो, ठीक है क्या ना। मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अब मतलब ठीक है चलता है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। तो OLX पे मैंने डाला उसको, OLX पे इसकी लुक वगैरह चेंज करके, मतलब डिज़ाइन देखो, ये देखो, ये देखो, लुक वगैरह चेंज कर, तो आप लोगों ने वहाँ पर बोला कि ठीक है मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है, मेरे को कॉल आया, वो फिजिकली मेरे यहाँ पर आया शॉप पर, या शॉप पर बोल रहा हूँ मतलब मेरे घर पर आया, और घर पर आके ये चीज़ उठा के लेके गया, मेरे को पैसा दे के गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या? C2C, यानी कस्टमर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है दूसरे कस्टमर को, ठीक है क्या? यस। अच्छा, C2B का मतलब क्या है? C2B मतलब कस्टमर टू बिजनेस। जैसे कि अब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर कस्टमर क्या बोलता है, मेरे को रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, कस्टमर क्या बोलता है, मेरे को रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अपनी बताता है। कहता है मेरे को CA मांगता है कोई, या फिर मेरे को कोई लॉयर है, कोई कहता है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है क्या, कोई अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है तो मेरे को बताओ। तो फिर हम यहाँ पर बोलते हैं ये रिक्वेस्ट जो है ये हमें जाती है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, हाँ हम इंटरेस्टेड हैं आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में, और वो कह रहा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मेरे को 10,000 में करना है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी बिजनेस का जो नाम होता है उसका ट्रेडमार्क, उसको रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर, तो उसकी फीस लगती है, तो काफ़ी लोग फीस लेते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं, ये मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, ठीक है इसका, और काफ़ी लोग नहीं भी करते हैं, तो मतलब लॉयर वगैरह के ज़्यादा ये काम रहता है। तो लॉयर वगैरह कहता है हाँ मैं हम आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करा देंगे, इसमें आपको नाम दिलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट इतनी फीस लगेगी। अच्छा वो कह रहा है कि मेरे को 10,000 में चाहिए, कहते हैं हाँ ठीक है 10,000 में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर बिजनेस दे रहा है किसको, बिजनेसमैन को, कस्टमर बिजनेस दे रहा है किसको, बिजनेसमैन को, कि भैया कोई है तो बताओ मेरे को इतने में चाहिए, तो कह रहा है कि हाँ ठीक है हम देंगे आपको, ठीक है लॉयर है हमारे पास, ये लो, ठीक है। तो अब ये क्या है, जैसे पैसाबाजार.com हो गया, ठीक है, ये various bank financial institutions provide different offers to which the customer place an estimate of amount। एक कस्टमर क्या बोलता है, एक कस्टमर प्लेस करता है एक एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट कि मेरे को 10,000 में काम कराना है, ठीक है क्या, ठीक है। और ही और शी wants to spend on hiring a particular service, यानी कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए 50,000 रुपये में, मेरे को ये काम कराने का है, इसको ऑडिट कराने का है, मेरे को 50,000 फीस दे सकता हूँ, ये काम कराना। तो वो जो वेबसाइट्स रहेंगी वो क्या है, C2, यानी कस्टमर खुद अप्रोच करता है। यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं बोल रहा है कि मेरा चीज़ खरीदो, कस्टमर खुद बोलता है, कहता है कि मेरे को चाहिए, वहाँ से बिजनेसमैन आता है और वो उसको मिल जाता है। तो उसको उस वेबसाइट पर जाकर क्या मिल जाता है उसको, जैसे policybazaar.com, पैसाबाजार.com, policybazaar.com, ठीक है। यहाँ से कस्टमर बोलता है मेरे को इतने में कोई पॉलिसी मिलेंगी क्या, तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर पॉलिसी मिलेगी। तो हमसे कनेक्ट कौन हुआ, बिजनेसमैन, ठीक है क्या, सेलिंग किसको, बिजनेसमैन को, किसने की, कस्टमर ने। अच्छा अब ये जो है ये बैक टू बैक है, C2G G2C, और नेक्स्ट हम बात करेंगे हम B2G, ठीक है, C2G B2G, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात करेंगे। सर ये क्या पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा आपको क्या ये क्या है, देखो यही है मज़ा, इसमें आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, B2C है, ये है, यही पेपर में आएगा, और यही पेपर में लिखने के बड़े मार्क्स हैं, ठीक है क्या। आपको शांति से सुनते जाना है, ये सारी चीज़ें आपको हो जाएगी, जैसे आप रीड करना चालू करोगे एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या। जल्दी से हिट कर दो लाइक बटन को, जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं ये वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली बनाता रहूं। चलिए नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का कौन सा पोर्टल होता है, जल्दी से बता दो ना।
इनकम टैक्स की वेबसाइट अगर मैं बोलूँ www.incometax.gov.in, यहाँ पे जाके रिटर्न्स फाइल करते हैं हम, कस्टमर्स वगैरह हम लोग जाते हैं, या फिर जिनको भी ये रिक्वायरमेंट किसको है, हम लोगों को है, तो हम लोग उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट इज कॉल्ड C2G। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? C2G। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके फिर हमने उसको पेमेंट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। कवर्स ऑल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही है, पेमेंट किसके थ्रू होती है, हमारे टैक्सेस की ई प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। कंज्यूमर करता है, गवर्नमेंट को पेनल्टी वगैरह देना होता है, कुछ भी देना होता है, या फीस वगैरह देना होती है, तो वो उसके थ्रू होता है। तो C2G। अच्छा, G2C का मतलब क्या है? यहाँ G2C का आपको मैं बता दूं, फॉर एन एग्जांपल ई सेवा, जहां पर आप आधार कार्ड बनवाते हैं, गवर्नमेंट ने डाल रखी है वेबसाइट कस्टमर्स के लिए, वो जाकर सर्च कर सकता है यहाँ पर कि भैया मेरा आधार कार्ड खो गया, मेरे को दोबारा बनवाने का है, तो हम जाएंगे वहाँ पर ई फाइलिंग करेंगे, फीस पे करेंगे और आ जाएगा। तो वो जो वेबसाइट है वो क्या है? गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट ने कस्टमर के लिए बना रखी है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। साथ में कोई बहुत सारी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, आप लोग वेबसाइट पे जाकर ही चेक कर सकते हैं कहीं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी वो उस पर किसने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, किसने नहीं पे की थी, किसके नाम पर थी। तो मतलब जो बोलते हैं ना, जर्द बोलते हैं, यानी कि जो बोलते हैं कि चेन हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी की चेन आपको पूरी की पूरी जो है वो मिल जाएगी, वेबसाइट पर जाकर ही मिल जाएगी। अभी प्रेजेंट का ओनर कौन है, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, अगर वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो वो भी ऑनलाइन चेक हो जाता है। तो वो गवर्नमेंट ने पोर्टल दे रखा है भैया, आप जाओ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो, ठीक है। नहीं ओके है क्या? जैसे कि लाइसेंस वगैरह के लिए, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ जेन्युइन लाइसेंस एंड व्हीकल ओनरशिप सर्च वगैरह कि भैया कि ये जो है ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, तो उसका लाइसेंस लिया मैंने, DL लेकर उसको सर्च किया, ठीक है। GST पोर्टल पर जाकर मैंने GST का किसी के GST नंबर को सर्च कर लिया कि भैया वो है या नहीं है, ठीक है, सेम बंदा है या नहीं जो मेरे से डील कर रहा है। अच्छा, रिफंड आर सॉल्व, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और टैक्स रिफंड्स आर रिजॉल्व और नॉट, ये सारे का सारा ऑनलाइन जाकर हम चेक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू कस्टमर। ओके क्या? बिजनेस टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब यहां पर बिजनेस टू गवर्नमेंट में एक एग्जांपल समझो कि क्या बोल रहा है कि B2G वेबसाइट्स आर accredited by government and provide medium to businesses to submit application form to the government. For an example, any business that pays taxes. कौन पे कर रहा है यहाँ पर? बिजनेसमैन अगर जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पे पेज टैक्सेस एंड सबमिट रिपोर्ट्स वगैरह। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ROC की वेबसाइट्स, ROC की वेबसाइट्स पे आपने नाम सुना होगा, ROC की वेबसाइट पर जाकर MCA की वेबसाइट होगी, ROC का काम हो गया। तो आप जो कंपनी होती है यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो उसको सारी रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। कि तो ROC की वेबसाइट पर जाके, MCS की वेबसाइट की जाके हम लोगों को क्या करना होता है? रिपोर्टिंग करनी होती है वहाँ पर सारी जाके, एनुअल रिपोर्ट भरेंगे, ऑडिट रिपोर्ट भरेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है, टैक्सेस जमा करने पड़ते हैं। तो अब वो क्या हो गया? B2G हो गया, यानी बिजनेसमैन डाल रहा है अपनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बना रखा है यहाँ पर वेबसाइट को, तो वो B2G हो गया। ओके क्या? अच्छा, या सर अगर बात करूं कि इनकम टैक्स भी तो हम भरते हैं, लेकिन वो B2G में नहीं आएगा, वो C2G में आएगा। वो किस में आएगा? C2G। ऊपर पढ़ा था ना हमने C2G, देखो देखो देखो, ऊपर C2G पढ़ा था ना। C2G में क्यों आएगा? क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो मैं भी जमा करता हूँ। मान लो आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, अगर आप लोगों की इनकम है तो आप लोगों को भी इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा क्या? यस, आप लोग भी इनकम टैक्स जमा करेंगे। तो आप लोग जब इनकम टैक्स जमा करेंगे तो आप कस्टमर हैं और गवर्नमेंट को डेटा जमा कर रहे हैं, तो C2 क्या हो गया? G हो गया, C2G हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ROC में आप लोगों का कोई काम नहीं है, कंपनी होगा तो वो अपनी सारी की सारी डिटेल्स करेगा। तो B2G में ROC की वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं, MCA की वेबसाइट, ROC की वेबसाइट, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। आई होप ये सारे के सारे मॉडल आपको समझ में आए हैं, ठीक है क्या? चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। अब कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स मतलब क्या? ई कॉमर्स करने के लिए आपको क्या क्या की ज़रूरत है, किस किस चीज़ों की, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? सबसे पहला एक होना चाहिए आपका यूज़र बोले तो हम यूज़र होना चाहिए। नहीं, यूज़र में भी इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी यूजिंग दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जो कोई भी उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है वो यूज़र है।
अगर कोई वेबसाइट है वो मेरे काम आ रही है, अमेजोन की वेबसाइट मेरे काम आ रही है, तो मैं यूजर हो गया, यूजर तो होना जरूरी है ना, वही तो यूज करेगा ना वो वेबसाइट को, बोलो ना यस और नो। यस, e-commerce vendor need to ensure that users loyalty is built and also that their product are not delivered to wrong person। यानी अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने कुछ मंगाया है, जैसे बोल रहा विम बार मंगा, मैंने आईफोन मंगा दिया तो वो आईफोन की जगह विम बार आ गया था, याद है क्या आपको? ये इस चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा आपको। आईफोन की जगह के पे विम बार दे दिया था। एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट में गया था उसका केस वगैरह, महाराष्ट्र को मतलब पुलिस में ही निपट गया था मेरे ख्याल से, हाई कोर्ट में नहीं गया था, मतलब हाँ कोर्ट में गया था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में सॉल्व हुआ था उसका कोर्ट केस। तो उसने केस कर दिया था पहले ही, यानी कि उसने फ्लिपकार्ट के थ्रू को केस कर दिया था कि भैया मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिला। बाद में फ्लिपकार्ट ने माफ़ी मांगी और उसको प्रोडक्ट वगैरह दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पर उस दौरान में, तो वो लॉयल्टी पर दिक्कत आ गई थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया यूज़र है, यहाँ पर यूज़र का मतलब पहला तो क्या हो गया, यूज़र का होना ज़रूरी है, जिसको टाइमली डिलीवर कर सको आप, उसकी लॉयल्टी के बारे में पता करो, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता कर सको, फिलफिल करो, तभी तो धंधा चलेगा ना। तो यूज़र तो होना ज़रूरी है भैया, ठीक है क्या? चलो अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स वेंडर, दूसरा क्या बोल रहा है, ई कॉमर्स वेंडर होना चाहिए। एक होना चाहिए यूज़र जो यूज़ करेगा उस वेबसाइट को मान लो, और एक होना चाहिए ई कॉमर्स वेंडर। वेंडर मतलब जो सामान बेच रहा है, सेलर का होना ज़रूरी है या नहीं है? यस। जैसे फ्लिपकार्ट पर का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, यानी कि दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी प्रोवाइडिंग द यूज़र गुड्स एंड सर्विस आस्क फॉर, ठीक है। ई कॉमर्स जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लिपकार्ट। ई-कॉमर्स वेंडर फर्दर नीड टू इंश्योर फॉलोइंग बेटर एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस को वो इंश्योर करेगा कि मेरी वेबसाइट अच्छी चले, अच्छे से पेमेंट हो पाए, वो अच्छे से देख पाएगी, उसको जज कर पाए, उसमें सारी की सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं कोई टीवी बेच रहा हूँ तो कितने इंच का टीवी है, किस कलर के हैं, कौन से ब्रांड का है, ठीक है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, स्मार्ट टीवी है या फिर ऐसे ही अपना जो पहले वाला ट्रेडिशनल वे वाला चल रहा था वैसा है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कस्टमर को देखते हुए पता लगनी चाहिए, उसकी लॉयल्टी वगैरह पता लगनी चाहिए, सारी चीज़ें, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, एफिशिएंट मैनर पर वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। बात समझ में आई क्या? चलो आगे चलें, क्या आगे चलते हैं, ठीक है क्या? अच्छा, कहाँ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर वो बोल रहा है, कह रहा है कि अ गुड कैटलॉग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द होल कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, किन किन की ज़रूरत होती है। इन्होंने बोला भैया हमें ज़रूरत है इसकी, किसकी, हाँ वेंडर की ज़रूरत होती है। और वेंडर कह रहा है कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा, बहुत ये सारी चीज़ें करके, ये सारी चीज़ें करके उसको इंश्योर करना पड़ेगा, उसका दिल जीतना पड़ेगा, किसका, कस्टमर का दिल जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत है कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट के अंडर में उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसको क्या क्या करना है कि ताकि वो लॉयल्टी जीत सके। मतलब लॉयल्टी चेक पे मतलब ऐसी थोड़ी कि आप कोई सी वेबसाइट पे जाओगे और परचेज कर लेते हो ना, अमेजोन की वेबसाइट पे, क्योंकि उसने ट्रस्ट जीता है लोगों का। एक्चुअल में वहाँ से जो चीज़ें हम बाय करते हैं वो टाइम पर डिलीवरी होती है और वो चीज़ वो देता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई अमेजोन एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही रैंडमली आपने कोई एक वेबसाइट देखी तो आप उसको भी अवॉइड करते हो कि वहाँ से नहीं, क्योंकि उसने अब तक कस्टमर का दिल नहीं जीता। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होता है कि सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कह रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि भैया इंश्योर करना पड़ेगा कि राइट टाइम पे शॉर्ट डिलीवरी, यानी विद द शॉर्ट डिलीवरी टाइम पे कस्टमर को उसका ऑर्डर मिल जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट ओनली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। समझ में आ रहा क्या? ये मतलब क्या है कि डिलीवरी के लिए मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है, सब जिस सप्लायर से आ रहा है उस सप्लायर से टाइम पर आए। अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं उस टाइम का, अगर मैं 6 दिन लगा रहा हूँ या 5 दिन लगा रहा हूँ, उसको कट करके मैंने 1 दिन लगाया, 1 दिन में मेरा माल आया, तीसरे दिन में मैंने डिलीवरी दी, तो मैं कस्टमर को बोलूँगा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड माई सप्लाई चेन। समझ में आ रहा है? तो सप्लाई चेन का मतलब क्या होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि हर एक चीज़ मेरे को प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवर करना है, ठीक है।
ये अच्छा करेंगे तब जाके हमारा वेंडर, तब जाके हम कस्टमर्स का दिल जीत पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट बोल रहे हैं हम लोग कि वेयर हाउस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेयर हाउस ऑपरेशन की। अब वेयर हाउस ऑपरेशन में क्या बोल रहे हैं? दिस प्लेस इज वेयर ऑनलाइन रिटेलर पिक प्रोडक्ट फ्रॉम शेल्फ, पैक देम एज द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो पैक करता है, प्री डिसाइडेड या स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कि भैया मेरे को इस पैकिंग में चाहिए, बर्थडे है तो उसको इस तरीके से पैक करना, ऐसे करना, एंड प्रिपेयर दोज प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड। यानी कि वेयर हाउस ऑपरेशंस उसके अच्छे होने चाहिए। उस वेयर हाउस में क्या, यानी कि देखो वेयर हाउस होना जरूरी क्यों है, वेयर हाउस होना क्यों जरूरी है कि भाई अगर कस्टमर ने माल मांगा तो मैं क्या दूसरे पड़ोसी देश से जाके खरीद के लेके आऊँगा क्या? नहीं, मेरे पास वेयर हाउस पड़ा होना चाहिए ना। तो अगर मेरा वेयर हाउस बड़ा है, अच्छा है, मेरे लोग ऐसे एफिशिएंट है वहाँ पर काम करने वाले, जिस स्पेसिफिकेशन में वो बोल रहा हूँ उस स्पेसिफिकेशन में वो लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हम कस्टमर से अच्छी डील बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? यस, मैनी ई कॉमर्स कंपनीज आर क्या बोल रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑटोमेटिंग दी होल वेयर हाउस को ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे क्या है, बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया जाता है। मैंने बोला सॉफ्टवेयर्स लगा दिए जाते हैं कि ऐसे कस्टमर आएगा, डिलीवरी करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर लोग ऐसे रहेंगे कि वो उनको सीधा तुरंत उनके ERP से ही, ERP मतलब समझते हो, एंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस सोल्यूशन होता है, यानी कि जो कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे ERP हम सेकंड नंबर चैप्टर में करेंगे पूरा का पूरा। यानी कि जो SAP का सुना होगा आपने, SAP वो ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। बहुत कॉस्टली पड़ता है, 5 करोड़ 6 करोड़ का सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है क्या। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ऑटोमेट करने के लिए वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ को बहुत सारा टाइम हमें लगता है। अच्छा, शिपिंग की अगर मैं बात करेंगे, शिपिंग एंड रिटर्न मतलब मेरे पास तो, अच्छा अगर मेरे को कस्टमर का लॉयल्टी जीतना है तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को टाइम पे एक तो मैं डिलीवरी कर दूंगा, बाहर भी अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना तो मैं कर दूंगा या तो, लेकिन अब अगर उसको अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट, क्या मेरे को रिटर्न पॉलिसीज रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? यस, रिटर्न प्रोसीजर्स भी मेरे को उसमें मेंशन करने चाहिए कि भैया अगर आपको अच्छा नहीं लगा, जैसे मिंत्रा जब शुरू में आया था तो उसने बोला कि आपने मन से अगर नहीं आपको पसंद आता तो आप रिफ़ंड पॉलिसी चालू कर सकते हैं, तो मतलब रिफ़ंड आप कर सकते हैं। अमेजोन आपका रिफ़ंड ले लेता है, फ्लिपकार्ट आपसे रिफ़ंड ले लेता है प्रोडक्ट को, तो वो उनकी पॉलिसीज़ होती है। तो जो सप्लायर उनको बेचते हैं माल, ठीक है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर होता है, तो उनको पॉलिसी पहले से ही बता दी जाती है कि अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता, हो सकता है वो आपको वापस कर दे। अच्छा, ई कॉमर्स कैटलॉग और प्रोडक्ट डिस्प्ले, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। कैटलॉग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। कैटलॉग मतलब जो यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दी आपको, वो उसको कैटलॉग बोलते हैं। ये देखो, ये कैटलॉग है, ये अच्छा दिखना चाहिए कि भाई हाँ ये सैंडल बेचना है तो मेरे को ये अच्छा दिखना चाहिए, फोटोज़ वगैरह, ये कैटलॉग है ये मेरा सारा, ठीक है, कि ये मैं क्या क्या बेचता हूँ, क्या क्या चीज़ें बेचता हूँ। तो ये कैटलॉग आपका बहुत ही अच्छा सुंदर होना चाहिए, तब जाके कस्टमर क्या करता है, आता है और आपसे खरीदना चालू करता है। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह, यानी कि मार्केटिंग रिलेशनशिप, यानी कि क्या, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लॉयल्टी प्रोग्राम बीइंग रन बाय द एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। एयरलाइन इंडस्ट्री क्या होता है कि आपको डिस्काउंटेड फीस वगैरह देता है, वो आपको रजिस्टर करवाता है, कहता है आप मेरे ऐप पर जाओ रजिस्टर करो, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बुकिंग करोगे तो आपको 10% 20% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको हर वक्त वो कुछ वाउचर्स वगैरह भी दे सकता है, आपको कुछ ना कुछ। तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स इस तरीके से वो चलते हैं, यानी कस्टमर मेरे साथ जुड़ा रहना चाहिए। अच्छा, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज, यानी कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं कि भैया अब ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, क्या मैं उसको फील कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऑनलाइन तो तुम नहीं टच कर सकते, लेकिन एक काफ़ी लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अब लोगों को हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उनको देखना पड़ेगा जाकर एक बार। समझ में आ रहा है? जैसे आप कार परचेज करते हो तो ऑनलाइन भी आप किसी शोरूम का कार परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब आपने वहाँ पर क्वेरी डाली तो वो बुलाएंगे, कहेंगे आओ हमारे शोरूम आओ, फिर आप यहाँ पर कार को देखो, कार को देखोगे, फील करोगे, ड्राइव करोगे, तब जाके आप कर पाओगे ना इतना डिसीजन ले पाओगे कि नहीं मेरे को ये कार पसंद है, मेरे को जिस तरीके से चाहिए थी, जो पिकअप चाहिए था वैसा पिकअप मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर, वो वेंडर अगर रख रहा है तो कस्टमर का लॉयल्टी फैक्टर उसकी तरफ चला जाता है। अच्छा, ऑफलाइन भी वो देख रहा है, कह रहा है कि हाँ तो फील करो, टच करो, आओ फील करो, टच करो, कस्टमर को बोलता है फील करो, टच करो दोस्त प्रोडक्ट को, और अपने हिसाब से देखो कि वो सही सा है या नहीं है। अच्छा, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड,
मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी का मेथड दे दिया मैंने बोला कि सिर्फ एक ही है, पहले पेमेंट करो तब जाके दो, नहीं स्टिफ हो रहा हूँ मैं, नहीं करना है ऐसा। कह रहे कि भैया वो डिफरेंट मेथड, कह रहा क्रेडिट कार्ड से कर दो, डेबिट कार्ड से कर दो, पेटीएम से भी कर दो, हमारे पास जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें कर दो, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो हमको, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी पेमेंट नहीं करना, पहले हम प्रोडक्ट आपके दरवाजे पे पहुंचा देते हैं फिर पेमेंट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, गारंटी के बारे में लिखा होना चाहिए या नहीं लिखा होना चाहिए भैया? गारंटी तो बोलना नहीं कि मनी बैक, पहले तो सबसे पहले बोलना चाहिए कि वो 3 साल की गारंटी है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि 3 साल की गारंटी में आपको अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने बोला प्रोडक्ट के बारे में, या 5 साल के अंदर अंदर बोला आपने प्रोडक्ट के बारे में, तो कितने दिन लगेंगे उसकी गारंटी को, मतलब जो बंदा आएगा देखने के लिए कि आपको गारंटी अलाउ करेगा नहीं करेगा, या दूसरा रिप्लेसमेंट। अच्छा चलो, उसके बाद अगर वो उसने बोल भी दिया कि ठीक है हम आपको मनी बैक कर देंगे, गारंटी मनी बैक गारंटी यानी कि पैसे वापस कर देंगे, तो कितने दिन में पैसा वापस होगा, समझ में आएंगे? तो सेफ्टी, रिटर्न बैक वगैरह की सारी चीज़ें सेफली उसको क्या होना चाहिए, रिटर्न बैक होना चाहिए मनी, सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेगा तो उसका लॉयल्टी जीत सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि कस्टमर का डेटा रहता है हमारे पास, तो कस्टमर का डेटा कहीं और जाए ना। अगर कस्टमर का डेटा हमारे पास से कहीं और जा रहा है तो भैया हम लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर का अगर ट्रस्ट बना हुआ है कि उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जा रही है, तो और उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई है हमारे पास, एक्सप्लेन कर रखा है कि भैया हम आपका डेटा किसी को सेल नहीं करेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम होता है हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की चीज़ें भी वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है क्या? अच्छा, सिक्योरिटी यहाँ पर होना चाहिए बराबर या नहीं होना चाहिए? सिक्योरिटी यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस रिप्रेजेंट द सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ई कॉमर्स वेंडर। ई कॉमर्स वेंडर सिक्योरिटी पॉलिसीज लेगा या नहीं लेगा? आपकी सारी की चीज़ें उसके पास जा रही हैं या नहीं जा रही? यस। तो यानी कि वेंडर वेबसाइट नीड्स टू स्टेट दैट ऑनलाइन डेटा यूज्ड टू ट्रांजैक्ट, जो भी डेटा ट्रांजैक्शन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल हो गया, डेबिट कार्ड का डिटेल हो गया, इज सेफ, वो सेफ है। एंड वेंडर इज यूजिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सिस्टम, वो कह रहा है कि मैं भी अप्रोप्रिएट सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ना तो कोई हैकिंग हो सकती है ना तो कुछ हो सकती है। मैं ऐसे सॉफ्टवेयर मैंने अपने कंप्यूटर में डाल रखे हैं, अपनी वेबसाइट पे होस्ट मतलब वेबसाइट में डाल रखे हैं कि कोई हैक नहीं कर सकता इस चीज़ को, मतलब समझ रहे हो कि इस वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं वायरस ना आ जाए चीज़ें, ठीक है, हमारा डेटा लीक ना हो जाए, ये सारी की सारी गारंटी अगर वो दे रहा है तो अच्छा लॉयल्टी पॉइंट्स वो जीत सकता है, ठीक है क्या? यस सर, जीत सकता है। अब तो नेक्स्ट हमारा क्या था, देखो एक तो यूजर हो गया, एक वेंडर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या बोला, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। अरे बोलो ना, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो क्या, बोलो जल्दी से, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अरे हार्डवेयर होना चाहिए या नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, जिसमें वो हमारी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह चलें। टाइप्स ऑफ यानी वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है क्या? तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, हमारे पास बैंडविड्थ होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्लाउड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जब हम प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझ लो, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, आप लोगों की क्लास रिकॉर्डिंग है, तो मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मेरे पास माइक है, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास लाइटिंग है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके ब्याह पर मैं, अच्छा इसीलिए क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए उसके पास, और ये टेक्नोलॉजीज जब तक उसके पास नहीं होंगी तब तक वो ई कॉमर्स तो कर ही नहीं सकता है। ई कॉमर्स के लिए उसको लैपटॉप भी चाहिए, उसको देखना कहाँ से है, उसको देखना है कि सेल आई है, कंप्यूटर आए हैं, ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स शुड पजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहे हैं कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके में होना चाहिए, वो स्केलेबल होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, बोलो? यानी कि अगर मैंने बोला ई कॉमर्स, मैंने वेबसाइट ले रखी है, ठीक है क्या, वेबसाइट ले रखी है, तो मेरे को अब ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है मेरे वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो मुझे अपने हिसाब से मैं उसको बढ़ा सकूं। ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो हैंग हो जाता है, बात समझ रहे हो, हैंग हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्लाउड यानी जहाँ पर मेरा
वेबसाइट होस्ट है, होस्ट कर रखी है मैंने, तो वहाँ पर उस स्पेस को मैं क्या करता हूँ, उस स्पेस को बढ़ा देता हूँ। ये स्केलेबल होना चाहिए बिजनेस, ठीक है, ठीक है। जो मैं कंपोनेंट मतलब यूज़ कर रहा हूँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बता रहा हूँ जो मैं, ठीक है ना। तो इसको बोल रहा हूँ कि ये स्केलेबल होना चाहिए, मतलब बढ़ जाना चाहिए। कभी भी अगर हमें चाहिए तो ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो ज़्यादा ट्रैफिक में बढ़ जाना चाहिए, अपने ऑटोमेटिकली घट जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाऊँगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ईजी टू यूज़ एंड कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स। ईजी टू यूज़ होना चाहिए आपके लिए। ऐसी वेबसाइट बनाओ कि भैया ईजी टू यूज़ है, बंदा जाएगा, यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। अच्छा देखो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब बहुत सारे व्हाट्सएप के भी कॉम्पिटिटर्स आए, ठीक है, वीचैट आया, बहुत सारे चीज़ें आए, लेकिन व्हाट्सएप की तरह नहीं चल रहा। क्यों? यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ता है। आपकी वेबसाइट पे आए बंदा, उसको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए कोई से, उसको जो चाहिए वो आपको उसको सामने दिखना चाहिए और उसको एकदम से मिल जाना चाहिए। तो वो हो गया यूज़र फ्रेंडली चीज़ें, ठीक है क्या। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर, सर्वर एंड डेटाबेस आपका बराबर होना चाहिए। कंप्यूटर से क्या करोगे, बोलो जरा सा। अरे कंप्यूटर के बेसिस में, कंप्यूटर पर ही तो देखेंगे ना हम लोग कि भाई उसकी एंड कौन हमें सेल कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, कितना स्टॉक बचा है, सारी चीज़ें। हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए जहाँ पर हमारा डेटाबेस मेंटेन होता है, ठीक है। सर्वर होना चाहिए, डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए कि मेरा डेटा मेंटेन कहाँ पर हो रहा है, मेरा डेटाबेस होना चाहिए कि कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितने एम्प्लॉय जुड़े हुए, सारा इन्फॉर्मेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का उस डेटाबेस में पड़ा रहेगा। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है क्या। कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर डिस्कस एज बिलो। कह रहा है कि भैया ये कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं के तो बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ में एक और पॉइंट रह गया हमारा, इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मतलब कि मैं अपना अगर बोल रहा हूँ, मैंने कोई एक वेबसाइट खूब बनाई है, वेबसाइट मेरा एंड्रॉयड में भी चले, मेरा iOS में भी चले। बात समझ में आ रहा है कि मेरा एप्पल फ़ोन है तो एप्पल फ़ोन में भी चले, कंप्यूटर में भी चले, ठीक है क्या, कंप्यूटर में चले, लैपटॉप पर चले। तो यानी कि कोई भी डिवाइसेस हों तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और मेरा सारे के सारे डिवाइसेस पर एक्सेस मिल सकता है। यानी कि यूज़ द मोबाइल डिवाइस टू एक्सेस द वेबसाइट कंटिन्यूसली ग्रोइंग। यानी कि अब ये एम कॉमर्स का ज़माना आ गया। क्या बोल रहे हैं, अगर मोबाइल से आपने कुछ परचेजिंग की है, दिस इज कॉल्ड एम कॉमर्स। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी वेबसाइट जो है क्या मोबाइल पे खुलती है, अगर मोबाइल पे भी सही रिस्पॉन्स कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ई कॉमर्स के कंपोनेंट। तो क्या क्या चीज़ें हो गई अब तक। सबसे पहले यूज़र चाहिए था हमको, फिर यूज़र के बाद हमारा वेंडर चाहिए था, वेंडर के बाद हमारा ये क्या है हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। कंप्यूटर हमारे पास होने चाहिए, ठीक है क्या। अच्छा, हमारे पास क्या हो सकता है, एक मोबाइल ऐप हो सकता है। मोबाइल ऐप का ज़माना दोस्तों चेंज हो चुका है, हमारे पास मोबाइल ऐप भी होना चाहिए। यानी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं आजकल, मोबाइल से ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप अगर काम कर रहे हैं, जैसी मेरी वीडियो देख के हटेंगे, या फिर काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो भी मोबाइल पर देख रहे होंगे, ठीक है क्या। तो मोबाइल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस, कहीं पर भी जा रहे हैं मोबाइल यूज़ हो रहा है। तो अब एप्लीकेशन का ज़माना है, समझ में आ रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है कि मेरे मोबाइल पे क्लासेस चल जानी चाहिए, मेरे ये चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। बस समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को मोबाइल में ही बैठे बैठे मेरे को टिकट बुक करनी आनी चाहिए, मेरे को खाना आ जाना चाहिए, मेरे को सारी चीज़ें, मतलब जो भी मेरे वांट्स हैं वो सारा कुछ मोबाइल पे हो। तो जो सप्लायर कुछ बेच रहा है वो अपनी वेबसाइट के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर लेगा। समझ में, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा आजकल के टाइम पे। कि वो कह रहा है कि भैया कि मेरे को सेल करना है, अगर मैं आईफोन यूज़र है तो iOS में भी मेरा चलना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एंड्रॉयड है तो उसमें भी चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस सच एज टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन ऑल्सो हैव ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर है या नहीं है। यहाँ पर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव बिकम डोमिनेंट। आजकल ये क्या हो गए, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट जो है वो क्या हो गए हैं, डोमिनेंट हो गए हैं। आजकल हर जगह इनका ही जलवा है। क्या बोलते हैं, तेरा ही जलवा, मोबाइल फ़ोन का ही जलवा है, मोबाइल फ़ोन पर ही सब कुछ होता है। तो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी दोस्त, यस सर हमें पड़ेगी। या अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखो, a mobile app is an expensive proposition and it will only run
ऑन वन टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस, यानी कि क्या बोल रहा है, मोबाइल डिवाइस जो एप्लीकेशन है वो किसी एक वन टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस में चलेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल। मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल का क्या मतलब है, बोलो जल्दी से। मोबाइल स्टोर फ्रंट, आपके मोबाइल में आपको कोई चीज़ भी अगर मिलती है तो स्टोर पे जाते हो नहीं जाते हो, बोलो ना। जो वेबसाइट पर बेच रहे हैं वही चीज़ है, यानी कि उस चीज़ को बेचने के लिए आप मोबाइल स्टोर बनाते हो। मोबाइल स्टोर कैटलॉग वगैरह जहाँ पर सारी चीज़ें सर्विसेज वगैरह मिल सकती है, ठीक है। एम कॉमर्स ऐप आपका अवेलेबल कराते हैं स्टोर पर, ठीक है क्या। एप्पल का जैसे स्टोर होता है, एंड्रॉयड का अपना स्टोर होता है मोबाइल स्टोर, जहाँ पर आप जाते हो वो सारी की सारी उस बंदे के का ऐप को डाउनलोड करते हो, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर चीज़ों को एक्सेस करते हो, ठीक है क्या। तो ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोबाइल यानी कि एम कॉमर्स एप्स where all commodities and services are categorized and compiled in catalogs for customer to easily browse through the items on sale and get essential information about the product। यानी कि क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भैया जो चीज़ें आपको चाहिए उस मोबाइल स्टोर में जाइए, उस फ्रंट मॉड्यूल में जाइए, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल टिकटिंग मॉडल मतलब जो आप टिकट्स बुक करते हो वो सारा कुछ क्या है, कूपन वाउचर वगैरह जो टिकट्स वगैरह में इंस्टॉल होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है उससे आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यस, वाउचर दिया, अपनी वेबसाइट पर लिंक डाल दो आप कि मेरे को, मैं एक वाउचर इशू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वाउचर इशू कर रहा हूँ, और इस वाउचर को डालकर आप क्या कर सकते हो, उससे पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट एक्सेप्टेबल हो जाएगी। जैसे 500 रुपये का वाउचर है तो वो डिडक्ट हो जाएगा अभी दिवाली के टाइम पर। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर क्या, मोबाइल टिकटिंग वाउचर हो गया, ठीक है, मैं मॉड्यूल हो गया। मतलब ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपका काम कर रहा है, ठीक है, मोबाइल टिकटिंग जो मॉड्यूल है, ठीक है क्या। यस, ये प्रमोशनल साइड है चीज़ों की। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल एम्पावर्स मर्चेंट टू लीवरेज एम कॉमर्स चैनल टू मैनेज इट्स डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन्स। समझ में आ रहा है क्या नाम है, कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर यानी मोबाइल पर ऐड जब आप देखते हो, यानी कि मोबाइल पर क्या है, मोबाइल पर ऐड आते हैं, तो ऐड चलवाना है, तो ये यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का भी हम काम करके चलते हैं कि सारा के सारे जो मेरे ऐप पर आ रहे हैं उनको एक एडवर्टीजमेंट दिखे कि हमने नई नई चीज़ें कौन सी, हम किस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं, किस डिस्काउंटिंग चीज़ पे हम क्या क्या दे रहे हैं, 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं एक साथ, 2 सब्जेक्ट में एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे क्या क्या कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी दर्शा सकते हैं, ठीक है क्या। अच्छा, मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल वहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर का काम है। ये क्या ना, मोबाइल कस्टमर सपोर्ट, यानी कि आप अपनी लोकेशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि भैया मैंने इस यहाँ पर इस शॉप से ख़रीदा था ये प्रोडक्ट और इसमें ये दिक्कत आई है। तो अच्छा, क्या दिक्कत आई है जल्दी से बताओ। मोबाइल पर ही आप, मैंने यहाँ पर ऐप पर ही जाके आपने अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर दिया, आप कंप्लेंट्स को मैंने सॉल्व कर दिया वहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है। ऑफरिंग एंड डील्स, समझ में आ रहा है क्या। यस, अब यहाँ पर क्या, सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल कि भैया मेरा लोकेशन क्या है, मेरा डिस्काउंट क्या है, अच्छा करंट डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं आपको, ठीक है। द न्यूज़ अबाउट द कंपनीज, ये इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वाले मॉड्यूल में मिल जाती हैं। मोबाइल बैंकिंग आजकल क्या चल रहा है दोस्तों, आप मोबाइल बैंकिंग यानी कि क्या मोबाइल से ही सारे पेमेंट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जल्दी से बताओ ना, बोलो। मोबाइल बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग भी मोबाइल के थ्रू होता है, ठीक है क्या। अच्छा, IMPS करना मोबाइल के थ्रू होता है, RTGS होता है मोबाइल के थ्रू होता है, सिर्फ एक OTP पासवर्ड आपका जनरेट होता है, उसके थ्रू आप सेल परचेज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा ई कॉमर्स एम कॉमर्स ऐप्स वगैरह है, बिकॉज नो परचेज कैन बी फाइनलाइज विदाउट द पेमेंट, कोई भी पेमेंट से नहीं होगा। और आजकल यूज़र, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मोबाइल पे हो तो आपको मोबाइल बैंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आपको इनवॉइस निकाल के सामने। और अच्छा, जैसे ही आप लोग पेमेंट करते हो ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको एक इनवॉइस जाता है, सप्लायर को एक इनवॉइस जाता है, समझ में आ रहा है क्या, आपको एक इनवॉइस जा रहा है, सप्लायर को एक इनवॉइस जा रहा है, और अगर मेरा माल डिलीवरी होने वाला है तो एक ट्रांसपोर्टर को भी क्या जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि भैया माल उठा और जा वहाँ पर, ठीक है, उस लोकेशन पर छोड़ कर आ। तो ये सारा चीज़ क्या है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। पेमेंट भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही होती है, मतलब सिंपली यहाँ पर क्या है, मोबाइल बैंकिंग मतलब पेमेंट्स के लिए बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या। अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है यहाँ पर,
डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, यानी कि वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर देखते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी में कि भैया टेक्स्ट किस कलर का होना चाहिए। ठीक है, आपको फ्रंट पे टेक्स्ट जो जैसे इनवॉइस है, इनवॉइस पे आपको जीएसटी नंबर मेरा जो दिखना चाहिए वो बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, या फिर मेरी फर्म का नाम जो है वो बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसमें डिज़ाइन करूँगा उस चीज़ को, और उस डिज़ाइन मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई करता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है क्या? डिजिटल लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी होती है जो कि फोकस करती है किस पे, फोकस्ड कलेक्शन ऑफ द डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन जैसे कि क्या टेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है, आजकल विजुअल मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, ठीक है, ये सारा चीज़, वीडियो, यानी कि यहाँ पर क्या है, आप लोगों को अगर मेरे से कुछ परचेज करना तो मेरी डिजिटल लाइब्रेरी मैंने बना रखी है। मैं कहता हूँ कि जाओ लोगों का रिव्यू देखो, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में, आजकल कोई भी प्रोडक्ट होता है तो मैं उसके बारे में रिव्यू कर देता हूँ। यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाती हैं तो मैं अपने लिंक मैं अपनी वेबसाइट पर डाल देता हूँ कि देखो ये जो प्रोडक्ट है, आपको देखता हूँ कि नीचे एक वीडियोज़ आती है, ठीक है, उसमें टेक्स्ट में लिखा होता है, किस चीज़ टेक्स्ट में लिखा होना चाहिए, वो कलरफुल कैसा करना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, ये मैं दिखाता हूँ अपने कस्टमर्स को। तो जितनी अच्छी सुंदर सुंदर वेबसाइट्स होती हैं, अच्छी दिखने वाली वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग कस्टमर आते भी हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? यस। तो किस फॉर्मेट में मेरे को दिखाना चाहिए, अच्छा मेरे को लिखना, अगर किसी को पढ़ना है कमेंट तो टेक्स्ट कमेंट में हो गया, ठीक है, अच्छा किसी को सुनना है तो ऑडियो में भी मैंने डाल रखा है उसको, किसी को अगर देखना है कि हाँ एक्सपीरियंस करना है तो वहाँ पर मेरा पूरा का पूरा वीडियो मैंने ओपन करके मतलब बता रखा है कि मेरा प्रोडक्ट है, इस कलर का है, अच्छा ये वाइट कलर का प्रोडक्ट है, इसमें ये बड़ा स्मार्टफोन है, ये इसने इतना फास्ट काम करता है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर रिव्यू करके दे रखी हैं। दिस इज कॉल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। ओके है क्या? अच्छा, डेटा इंटरचेंज का क्या मतलब है यहाँ पर? डेटा इंटरचेंज इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। इलेक्ट्रॉनिकली हम कम्युनिकेट करते हैं क्या, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ डेटा इंटरचेंज बिटवीन द मल्टीपल प्लेयर्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या? अच्छा, प्रोडक्शन वालों को, सेल्स वालों को का जो ऑर्डर, सेल्स ने जो ऑर्डर लिया है, सेल्स डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर लिया है वो प्रोडक्शन वालों को भी जाएगा क्या? यस, प्रोडक्शन को भी बराबर जाएगा। प्रोडक्शन वालों का जो डेटा है, कितना प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस किया या कितना प्रोडक्शन मतलब कि कितना इन्वेंट्री में है, कितना प्रोडक्शन किया, तो ये सारा डेटा किसको, परचेज डिपार्टमेंट को भी लगेगा क्या? यस, परचेज डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा कि भैया ये प्रोडक्शन वाला मुझे परचेज करने के लिए बोल रहा है, पर इन्वेंट्री इतनी सारी पड़ी हुई है, इससे तो ये वाला सेल हो जाएगा आराम से, तो मुझे परचेज ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा मैं। तो ये क्या, डेटा इंटरचेंज हो रहा है एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में, ठीक है क्या? तो वो कह रहा है कि भैया उस रिस्क को हम रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि डेटा इंटरचेंज के लिए हम कॉल कर रहे हैं, सेल्स वाला कॉल करेगा किसको, प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वाला कॉल करेगा किसको, प्रोडक्शन वाला कॉल करेगा अपने कि भाई कि माल चाहिए तो ऑर्डर दे, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट कॉल करेगा किसको, फाइनेंस वाले को कि भैया मेरे को मैंने ऑर्डर दे दिया, अब इसकी पेमेंट करने का तुमको। तो कह रहे हैं इसको फास्टर करना है, ऐसे नहीं कि ये को इसको कॉल घुमाता, ये इसको कॉल घुमाता, ये ऐसे नहीं, कह रहे हैं कि भैया ये हम डेटा इंटरचेंज करेंगे और बिल्कुल ही करेक्ट डेटा इंटरचेंज होना चाहिए। मतलब एक डेटा, अगर मैं बोलूँ कि ये सॉफ्टवेयर करता है खुद, आजकल के ज़माने में क्या है, सॉफ्टवेयर ही सारे डेटा को एक्सचेंज करता है एक दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो उस पर ट्रस्ट बनता है, बड़ा ही कम टाइम लगता है। यानी कि यहाँ पर सेल आई और यहाँ पर तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट वाला देख लेता है, अच्छा सेल्स आई, फिर वहाँ पे प्रोडक्शन वाला की सेल आ रखी है, क्या हमारे पास उतना मटेरियल बैकएंड में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो वो देखता है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो वो फिर क्या कहता है कि अच्छा बनाने का है, अब बनाने का है तो मुझे रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए, तो रॉ मटेरियल को मंगवाओ भाई, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। तो ये कह रहे हैं कि भैया प्रोटोकॉल्स, बिजनेस के प्रोटोकॉल्स, रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम चलते हैं, मतलब एक दूसरे को डेटा इंटरचेंज करते हैं, तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। अच्छा, मोबाइल इंटरनेट चाहिए या नहीं चाहिए? यस। सबसे पहला क्या चीज़ चाहिए था भैया, हम लोग यूज़र होने चाहिए, हम लोगों के लिए तो बनेगा। दूसरा हमारा वेंडर होना चाहिए। अच्छा, तीसरा हमारा क्या चीज़ होना चाहिए? तीसरा कंपोनेंट बोल दो जल्दी से, वेंडर होना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट कौन था हमारा भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, फिर चौथा चीज़ हमें जो बोल रहा है ना, चौथा चीज़ बोल रहा है इंटरनेट या फिर नेटवर्क होना चाहिए। अरे भैया इंटरनेट के बिना क्या हो जाएगा? बिना इंटरनेट के कुछ होता है क्या? 4G सर्विसेज वगैरह या 4G एंड 5G वगैरह होना चाहिए। इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होगा। बिना इंटरनेट भी क्या है, ई कॉमर्स का एक माध्यम है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? वेब पोर्टल मतलब हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। बिना वेबसाइट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जाने के बाद हमारा पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होगा? जो आप देखते हो ना कि वेबसाइट पर गए और वेबसाइट पर जाने के बाद हमें पेमेंट मिलता है। एक सेकंड,
तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पेमेंट गेटवे की बात कर रहे थे। बताओ पेमेंट गेटवे होना चाहिए या नहीं। पेमेंट गेटवे का काम क्या होता है, जो आप देखते हैं ना वहाँ पर कि मैंने वेबसाइट पे आप जाते हैं, वेबसाइट पे जाने के बाद मान लो कि मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे गया, अमेज़ॉन पे गया, अब अमेज़ॉन की वेबसाइट मैंने खोल दी, अब ये अमेज़ॉन की वेबसाइट आई सामने। अब मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट में से मैं ये स्पीकर्स या हेडफोन्स, ये हेडफोन्स वगैरह सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है क्या। अब हेडफोन को मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो बाय नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके सामने बाय नाउ पर क्लिक किया। आगे वैसे बढ़ क्यों नहीं रहा है, अच्छा हाँ बढ़ा, ठीक है क्या। अब ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये क्या है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर, दिस इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे ऐड कराना पड़ता है हमको अपनी वेबसाइट के साथ, ताकि हम अपने ताकि जो कस्टमर है वो इनके थ्रू पेमेंट कर सके और वो उनके सीधा सीधा बैंक में जा सके पेमेंट्स, ठीक है क्या। इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे। तो हमें पेमेंट गेटवे, तो क्या सर ये लोग पेमेंट गेटवे जिनका लगा होता है, क्या ये लोग अपना कमीशन और चार्जेस भी काटते हैं? हाँ, एनुअल चार्जेस भी होते हैं, मंथली चार्जेस भी होते हैं और फीस बेसिस चार्जेस भी किए जाते हैं। तो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग चीज़ें चार्ज करती हैं, ठीक है क्या। तो ये पेमेंट गेटवे की भी हमें ज़रूरत होती है। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, ई कॉमर्स करने के लिए अब यहाँ पर बोला है कि आपको अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बोलो जल्दी से। सबसे पहले यूज़र होना चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा फिर हमने बोला कि यूज़र हो गया तो बेचने वाला भी होना चाहिए कौन बेचेगा, कौन, हम खरीदेंगे तो बट बेचेगा कौन, तो वेंडर होना चाहिए। तीसरा हमने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैंडविड्थ, हमारे पास क्लाउड्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हमको होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हमने कहा कि वेंडर वगैरह तो हो गया, ये सारी चीज़ें। हाँ, हमने बोला इंटरनेट होना चाहिए या नहीं चाहिए, भैया इंटरनेट भी होना चाहिए। फिर हमने बोला कि इंटरनेट की वेबसाइट होनी चाहिए, वेब पोर्टल होना चाहिए, पोर्टल, यस, वेब पोर्टल के बिना सेल कैसे होगी। और फिर हमने बोला, कह रहे कि भैया कि वेब पोर्टल है तो पेमेंट गेटवे भी होनी चाहिए, बिना इसके पेमेंट गेटवे के हमें पैसे कैसे मिलेंगे। यूज़र होना चाहिए, वेंडर होना चाहिए, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए और वेब पोर्टल होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए हैं। चलिए, तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको पेंडिंग छोड़ेंगे कि ये आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर को, इसको थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आगे 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 बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये क्या कह रहा है, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स के लिए वर्क फ्लो डायग्राम क्या है, कह रहे कैसे हम काम करते हैं ई, तो उस चीज़ के बारे में पहले आप बताओगे। कैसे वर्क फ्लो डायग्राम के बारे में पूछा होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं, आप ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है क्या। देखो क्या कह रहा है वो, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स के लिए कह रहा है कि भैया कस्टमर रहता है, कस्टमर ऑर्डर यानी कार्ट में जोड़ता है, कार्ट में हम कर देते हैं, या पता ना अमेज़ॉन से सभी ने मेरे ख्याल से बाय किया होगा, कार्ट में हम ऐड कर देते हैं, फिर पेमेंट करते हैं उसका क्या, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं। ऑर्डर सेंड टू द वेयर हाउस शिपिंग, यानी मेरा जो यहाँ पर वेयर हाउस यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर पहुँच जाता है इनके पास, तो ये अब क्या करते हैं, शिपिंग मॉड्यूल के हिसाब से वो डिलीवर करते हैं वो कस्टमर को डिलीवर करने के बाद फिर जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, एक तो यहाँ पर जाता है और एक सबमिट करता है ऑर्डर बाय फ़ोन, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा चला जाता है, यानी ऑर्डर बाय फ़ोन कर रहा है तो सीधा सीधा आप पेमेंट करके भी जा सकता है, कार्ट में जाने की ज़रूरत भी उसको नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा, फिर वो क्या, कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर्स लॉगिन, सबसे पहले कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, लॉगिन करेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करेगा, फिर उसके बाद कस्टमर क्या करता है, प्लेस करता है अपना ऑर्डर,
ऑर्डर देखेगा कि भैया ये सारी चीज़ें हैं, ये टीवी हैं, टीवी में से मेरे को सैमसंग का टीवी चाहिए, तो वो सारे की सारी सिलेक्ट करेगा और उसको प्लेस कर देगा ऑर्डर को। फिर पेमेंट गेटवे पूछता है, पेमेंट गेटवे में आपको उसका वहाँ पर प्राइस वगैरह के सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है कि कितने का प्राइस है, क्या है, चीज़ें हैं, और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है वहाँ पर उसको, या फिर दूसरे भी सारी चीज़ें का ऑप्शन है कि भाई क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आजकल तो पेटीएम वेटीएम से भी चलता है। अच्छा, डिस्पैच कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पे शिपिंग प्रोसेस वगैरह चलेगा, वहाँ से डिस्पैच, जैसी पेमेंट पूरी हो जाएगी, जैसे ही पेमेंट पूरी हो जाएगी आपके पास एक बिल कट के आएगा, उसके पास सामने वाले के पास बिल जाएगा, फिर वहाँ से वो वेयर हाउसिंग पर जहाँ पर मेरा माल पड़ा हुआ है वहाँ पर जो स्टोर कीपर है वो क्या करेगा, उसके पास भी एक मैसेज आएगा, वो पैक करके रख देगा कि आपका ये मटेरियल आया। फिर वहाँ से डिलीवरी के पास भी जो डिलीवर बॉय है उसके पास भी एक मैसेज गया होगा, तो वो वहाँ से माल उठाएगा और आपके पास डिलीवर करके आएगा। और यहाँ पर ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी आपका हो सकता है, डिलीवरी ट्रैकिंग, यानी कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा माल कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, मर्चेंट कीप द ट्रैक ऑफ दिस, मर्चेंट यानी कि मैं सप्लायर भी इसका ट्रैक देख सकता है कि भैया माल कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ से चला, कितनी दूरी पर पहुंचा, ये सारे टाइमली हम देख सकते हैं। टाइमली डिलीवरी के लिए हम देख सकते हैं कि कहीं वो पता चल रहा है माल सप्लाई करने गया है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके मौज मार रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा बाबा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो ट्रैक हम करते हैं कि भैया तू इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रहा था, बोलना यहाँ पर क्या कर रहा था, तू इतनी देर तक माल को लेके यहाँ पर क्यों रुका। ठीक है, तो मेरा माल डिलीवर नहीं हो पाया। आगे हम क्या बोल रहे हैं, COD ट्रैकिंग। COD ट्रैकिंग मतलब कैश ऑन डिलीवरी का ट्रैकिंग होता है, यानी कि इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। यानी क्या बोल रहे हैं, इसके थ्रू ये किसके लिए होता है, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। कैश ऑन यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड मर्चेंट नीड टू हैव एडिशनल चेक ऑन मैचिंग डिलीवरी विद पेमेंट्स। यानी कि अब कैश ऑन डिलीवरी ट्रैकिंग मतलब मेरे पास मैंने कैश ऑन डिलीवरी दे दिया, अब वहाँ से जैसे ही आपके पास कस्टमर, आप कभी भी कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं तो आप लिंक कर पा रहे होंगे कि आपसे वो बोलता है, कहता है कि आप पेमेंट कर दो, और पेमेंट करने के बाद ये बॉक्स खोलेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करके वो कुछ टाइप करता है अपने डिवाइस में टाइप करता है, यानी उसको अपडेट करता है मेरे को पेमेंट मिल गई है और मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर ट्रैक करता है कि भैया डिलीवरी हो गई और पेमेंट नहीं आई है, तो फिर भैया ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्या जैसे बुकिंग करने के लिए आपको IRCTC पर जाना पड़ता है, तो IRCTC पर भी टिकट्स आप इसी तरीके से बुक करते हैं। हो गया क्या, यस। चलो भाई, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रिस्क की तरफ। रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू द ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में, ई-कॉमर्स जो है उसमें आपके रिस्क क्या हैं एंड कंट्रोल्स क्या हैं, रिलेटेड कंट्रोल्स क्या हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। रिस्क इन एन ई-बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया ई बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या रिस्क हैं, यानी कि अगर हम ई प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, अपनी सेल कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो बाबा रिस्क रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि भैया कोई रिस्क नहीं है, वहाँ पर सब ओके चल रहा है, धंधा बिल्कुल अच्छे से चलता है। देखो भैया, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या आपको जब आप जाते हो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की दिक्कत रहती है, यानी कि आप अपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालते हैं नहीं डालते, बोलो ना जरा। तो क्या आपकी इन्फॉर्मेशन को हैकर हैक कर सकता है या नहीं कर सकता? यस, आपको हैकर जो है वो हैक कर सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से। ठीक है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, डिजिटल एक्सेस यानी नॉलेज वगैरह, यानी पर्सनलाइज्ड डिजिटल एक्सेस एंड नॉलेज वगैरह। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू आता ही आता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पूरी की पूरी की, क्या हमने एंटीवायरस नहीं लगा रखा, आपका डेटा उड़ गया। ठीक है, या फिर मैंने एंटीवायरस नहीं लगा रखा, कोई वायरस आ गया, या फिर कोई मैंने इंट्रूशन मतलब होता है कि कोई जो बंदा है वो आया, घुसा मेरी वेबसाइट पर और उसने डेटा उठाया और डेटा लीक कर दिया। या फिर जैसे आप देखते होंगे पेटीएम पर आप करते हो और आप एक लिंक से कनेक्टेड हुए और वहाँ से आपका पेटीएम का सारा एड्रेस जो है वो सामने वाले के पास चला गया। तो यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी यहाँ पर का खतरा रहता है, क्योंकि जितना डिजिटल होते जाएंगे उतने हैकर्स एक्टिवेट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन चोरियां होती है। अब देखो ये जो ट्रेडिशनल चोर होते हैं, यानी कि जो हमारे सीधा जाते हैं छुपते छुपाते चाकू छुरी लेके जाते हैं और सारी किसी चोरी करके लेके आते हैं, यहाँ पर जान मान का खतरा बहुत होता है। समझ रहे हो क्या? लेकिन हैकर्स को जान का खतरा नहीं है, वो एक सेफ कोने में बैठा हुआ है, कोई पता भी नहीं लग रहा, वो सामने हो सकता है वो कोने में बैठा हो सकता है वो पूरा का पूरा इंजॉय कर रहा हो, वो गोवा में बैठा हो, मस्ती मार रहा हो, अपने लैपटॉप में बैठ के वो हैकिंग कर रहा है। ठीक है, यानी चोरी करने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों की बहुत इज्जत होती है मार्केट में। समझे या नहीं समझे? देखो चलिए, हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वालिटी इशू के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटी एक इशू है भैया, आप क्वालिटी देख तो सकते नहीं हो, आपने ऑर्डर कर दिया, आपने मंगाया कुछ आया कुछ, क्वालिटी इशू है। अच्छा, डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट,
मान लो आपने बोला कि भैया कि मेरे को 2 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए, या फिर आपने डिलीवरी सिस्टम देखा नहीं इसका और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, भैया 7 दिन 10 दिन 50 दिन लग रहे हैं। मैंने एक वेबसाइट देखी थी, नाम याद नहीं है, बट मैंने एक टी शर्ट मंगाई थी वहाँ से, मेरे को एक बहुत अच्छी लगी थी, मैंने एक टी शर्ट मंगाई, बट वो आने में उसने 3 हफ्ते लगाए। इतने में तो मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया कि मेरे को वो टी शर्ट पहनने का भी है, समझे क्या। हुडी वाली टी शर्ट थी, ठीक है, तो वो विंटर के टाइम पे मैंने लिए थी। और एक तो जब आया वो एक बड़ा ही मतलब जो कपड़ा मैंने सोचा था, फील किया था ना जिस तरीके का होना चाहिए, वो उस तरीके का नहीं निकला। तो यानी कि डिलीवरी में भी टाइम और क्वालिटी भी बकवास दी मेरे को, ठीक है क्या। तो ये रिस्क है कि नहीं। अब उस दिन के बाद से मैंने उसको वो फेसबुक पे बड़े ऐड आते हैं उसके, ठीक है ना, तो अब मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया और मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। मैंने बेटा ऐड दिखने का भी नहीं तेरा इधर, ठीक है, मेरे को दिखाना मत इसका ऐड, मेरे को नहीं चाहिए इसका ऐड कोई भी, ठीक है क्या। अच्छा, हिडन कॉस्ट मतलब कभी कभी होता है कि डिलीवरी के वक्त जब आप वो लास्ट टाइम पर आपका डिलीवरी करने जाते हैं, यानी कि जब आपको डिलीवर करते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो इसके साथ ये वाली पेमेंट भी करनी पड़ेगी, या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो कि शिपमेंट में लग जाती हैं। डिले शिपमेंट हो गया तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा माल। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं, फ्रॉड वाले केसेस बहुत होते हैं। नीड्स एक्सेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच। क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ पर्सनल टच, नीड्स एक्सेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी ई कॉमर्स रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन विच इज़ एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस एंड लैक्स पर्सनल टच। यानी क्या बोल रहा है कि भैया लैक ऑफ पर्सनल टच, भैया दिखता ही नहीं है हमको कि कौन सा माल हम परचेज कर रहे हैं, क्या है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या थिकनेस है, ये हमको दिखता ही नहीं है। सिर्फ हम प्रोडक्ट देखते हैं, हम बाय कर लेते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इशू, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के इंफॉर्मेशन आपकी स्टोलन हो सकती है और मिसयूज़ हो सकता है इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देयर इज अ ग्रेटर नीड ऑफ नॉट ओनली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो नेटवर्क एक्सपेंशन। नेटवर्क एक्सपेंशन का क्या मतलब है, ऑफ रोड्स एंड रेलवेज विच रिमेन्स सब्सटैंशियल चैलेंज फॉर डेवलपिंग दी कंट्रीज। यानी कि मैंने क्या बोला कि मैंने बोला अपने डिजिटल मोड्स को, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर खड्डे ही इतने हैं दुनिया में। दिल्ली में मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत खड्डे हैं, बहुत ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ों को मैनेज नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा नहीं है हमारा। तो डिलीवरी क्या टाइम पे होगी हमारी डिलीवरी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बोलें यहाँ पर कि प्रॉब्लम ऑफ एनॉनिमिटी। एनॉनिमिटी का क्या मतलब है, देयर इज अ नीड to identify authenticate user in the virtual global market। यानी कि authenticate user को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, where anyone can sell or buy from anyone anything from anywhere। यानी क्या बोल रहे हैं एनोनिमिटी में, यानी प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी का मतलब होगा कि एक कस्टमर आया, उसको क्या चाहिए वो देख रहा है वहाँ पर, तो उसको कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है, तुम्हारा कस्टमर कोई भी लेके जा सकता है, ठीक है क्या। तो अब ग्लोबल मार्केट हो गया ना, वर्चुअल ग्लोबल मार्केट की तरफ चला गया, वेयर एनीवन कैन सेल, एनीवन कैन बाय एंड एट एनी टाइम, कहीं से भी कुछ भी लोग बेच रहे हैं एक दूसरे को। तो यानी कि अब जरूरी नहीं था मेरे बगल वाला, मतलब मेरे बगल की दुकान, सॉरी मेरे बगल में जो घर है उसके अंदर जो लोग हैं, पहले वो मेरे पास आते थे कुछ चीज़ खरीदने के लिए, अब वो इंटरनेट से मंगा रहे हैं। तो मतलब वो दूसरी दुनिया से, मतलब ये दूसरे स्टेट से भी मंगा सकते हैं वो लोग, समझ रहे हो क्या। यस, तो वो लोग ऑनलाइन वहाँ से मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई एनोनिमिटी। अब यहाँ पर क्या है, रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूटेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कह रहे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑर्डर और परचेज बाय द ट्रेडिंग पार्टनर और कस्टमर में बी डिनाइड। मतलब क्या हो गया, आपने सेल कर दिया, आपके वहाँ से पैसा कट गया आपके यहाँ से पैसा कट गया, बट सामने वाला कह रहा मेरे को ऑर्डर नहीं आया, मैं ऑर्डर सेल नहीं करूँगा, मैं भेजूंगा ही नहीं कुछ। समझ में आ रहा है क्या। तो ये भी हो सकता है। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन आपने कर दिया, एक इनवॉइस छोटा मोटा आ गया आपके पास, ठीक है, अब वो डिजिटली सिग्नेचर होना चाहिए। इसको लेकर कहाँ जाओगे कि सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं ये हमारा इनवॉइस नहीं है, हमारा इनवॉइस तो इस तरीके से जनरेट होता है, ये होता है वो होता है। तो कैसे पता लगेगा, फिजिकल अगर मेरे को दुकान पता है, लोकेशन पता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और मेरे को पता है कि इस इंसान ने अभी बना के दिया है। लेकिन यहाँ पर कैसे पता लगेगा तुमको कि इस वेबसाइट से ये चीज़ बनी है या फिर ये चीज़ उसी की वेबसाइट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा, नहीं पता लग सकता। तो यहाँ पर क्या ऑथेंटिसिटी में यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है।
अच्छा, डेटा लॉस एंड थेफ्ट एंड डुप्लीकेशन, बताओ। डेटा ट्रांसमिट होता है ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट पर हैकर्स वगैरह बैठे रहते हैं, वो आपका डेटा लॉस कहीं से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अटैक फ्रॉम हैकर्स, ठीक है, हैकर्स बैठे रहते हैं, क्या अनऑथराइज लोग होते हैं, ये अनऑथराइज यूजर होते हैं, हु अटेम्प्ट्स और टू गेन्स एक्सेस टू द सिस्टम विद और विदाउट इंटेंशन टू स्टील और मॉडिफाई डेटा। यानी कि देखो, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, आपने ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह, अब यहाँ पर बैठा रहता है कनेक्शन लगाकर, कौन? अपना हैकर। अब ये क्या करता है, आपका एड्रेस वैड्रेस जा रहा है डीकोड होके, अब इसने यहाँ पर पकड़ लिया इसको, और इसको सॉरी कोडिंग लैंग्वेज में जा रहा है, एनक्रिप्शन करके जा रहा है। तो अब इसने एनक्रिप्शन को तोड़ा, और एनक्रिप्शन को तोड़कर वो डिटेल निकाली। इसने बोला मेरा पैसा जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, एक पर्टिकुलर अकाउंट का नाम लिख दिया आपने, इस अकाउंट में पैसा डाला है मेरा 10,000 रुपये, ठीक है, मेरे को पेमेंट करने का। तो अब यहाँ पर वो इसकी डिटेल, जो बैंक अकाउंट जहाँ पर पैसा जाना चाहिए, अपनी बैंक डिटेल्स डाल देता है, अल्टर कर देता। तो आपकी तो ये जो पेमेंट है वो कहाँ पर चली जाएगी? इसके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड हैकिंग, हैक कर लिया गया है। तो आप ये अब कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है यहाँ से। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? इतने सारे, देखो कभी कभी क्या होता है, एक वेबसाइट बनी हुई है और वेबसाइट पर इतने सारे हिट्स जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ भेजे जाते हैं उस सिस्टम पर, तो उस सिस्टम को हैंग कर दिया जाता है। वो अब आप उससे पूछोगे कि मेरा बैलेंस कितना है, बैंकिंग अगर सोल्यूशन है तो बैंकिंग का ERP हैंग कर दिया गया, ठीक है। एक US में भी एक बंदा था जिसने हैक कर दिया था बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है क्या। अब उससे पूछा गया कि भैया, अब लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा सिस्टम बताओ कि मेरा पैसा कितना बड़ा है, नहीं बता रहा, डिपॉजिट ले नहीं रहा, ठीक है। तो वो क्या डिनायल ऑफ सर्विस दिखा रहा है, कह रहा है बहुत सारे ऐसे हमारे को क्या आ गए हैं, बोलो, मैसेजेस ठोक दिए जाते हैं, और इररेलेवेंट 10,000 15,000 1 लाख मैसेजेस आ गए उसके पास, ठीक है क्या, लगाता। तो उसको रीड करने में इतना, तो डिनायल ऑफ सर्विस, यानी वो कह रहा है भैया हमसे ना हो पाएगा, सिस्टम क्या कह रहा है, हमसे ना हो पाएगा, हम सर्विस ना दिखा पाएंगे तुमको। समझ में आ रहा है कि डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब अटैक होता है, ये एक तरीके का अटैक होता है। और वो कहता है कि शट डाउन कर देता है आपके कस्टमर्स को, नहीं सिस्टम को और कस्टमर्स को भी। अब जैसे बैंकिंग चैनल का, बैंकिंग का अगर सॉफ्टवेयर डिनायल ऑफ सर्विस दिखा रहा है, तो अब वो कह रहा है कि अब मैं कोई भी चीज़ एक्सेस करने को जा रहा हूँ तो वो मेरे को एक्सेस नहीं दिख रही है। तो अब वहाँ से हैकर फ़ोन करता है, कहता है कि मेरे को इतने करोड़ रुपए भेज, तब जाके मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटाऊंगा और तेरा ये सर्विस दिखाने लगेगा, ठीक है क्या। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो गए। मैंने क्या बोला कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को लेकर भाई इतनी मारामारी है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। काफ़ी लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज नहीं तो हम कंप्लेन कहाँ पर कर रहे हैं भैया? पुलिस वाले के पास जाते हैं, अरे भाई मैं क्या करूँ, तूने तो वहाँ से काय को परचेज़ किया, तू जाके फिर वहाँ पे फिजिकली ना परचेज कर सके, अरे तुम लोग यहाँ पर घर पे बैठे बैठे ऐसे परचेज करते हो और हमको आगे इतनी मुसीबत में डालते हो, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है यार। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं कि भाई पता ही नहीं है, एविडेंस पता नहीं है कि कौन से लॉ कोर्ट में कौन से एविडेंसेस काम आएंगे, ये वाला जो इनवॉइस कटा है वो काम आएगा या नहीं आएगा, ये डॉक्यूमेंट काम आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। अच्छा, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, यानी क्या बोल रहा है, ऑडिट ट्रेल इन ई-कॉमर्स सिस्टम मे बी लैकिंग एंड द लॉग्स मे बी इनकम्प्लीट टू वॉल्यूमनेस, यानी बहुत सारे वॉल्यूम में हो सकता है। यानी लैक ऑफ ट्रेल्स मतलब क्या हो जाएगा, ऑडिट ट्रेल्स मतलब कि जैसे होता है ना कि हिस्ट्री जो होती है वो हिस्ट्री नहीं बन पाती हमारी, समझ में। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल यानी कि कभी कभी डेटा को गायब कर सकते हैं तुम लोग, वहाँ से डेटा को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ऑडिट ट्रेल में, ठीक है ना। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल यानी वॉल्यूम में अपना चीज़ें हैं तो आपने बीच बीच में से गायब कर दिया डेटा, तो वो ऑडिट ट्रेल मतलब कि इसके बाद ये चीज़ हुई, ये ट्रांजैक्शन हुई, ऐसा हुआ, इसने ये किया था, वो किया था। तो यानी कि ई-कॉमर्स में सारी चीज़ों का ऑडिट ट्रेल नहीं हो सकता है। ये कभी कभी आपने कोई सेल की है तो सेल आई है, उसको आपने डिलीट कर दिया कि ये सेल नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर ना ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी का मतलब क्या है भैया? कॉपी करना। आपने आपका यहाँ पर देखा सारी चीज़ें, प्रोडक्ट को देखा ऑनलाइन, और ऑनलाइन देखकर दूसरे बंदे ने अपनी वेबसाइट पर सेम टाइप का प्रोडक्ट डाल दिया, तो ये क्या होता है? पायरेसी वगैरह से आजकल आधी इंडस्ट्री परेशान है, ये पायरेसी होती है यहाँ पर, ठीक है क्या। तो इस पायरेसी से जो है आधी दुनिया परेशान है कि भाई ये पायरेसी हो जाती है और हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये सारी जो हैं क्या हैं,
रिस्क है। मैंने क्या बोला, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्वालिटी हमको दिखती नहीं, ठीक है। हिडन कॉस्ट मतलब भाई कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, डिले गुड्स कर सकते हैं वो, ठीक है। और नीड टू एक्सेस द इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि पर्सनल टच करके नहीं देख सकते हम लोग। जो आप फील कर रहे हो ना, वो सारे के सारे रिस्क हो सकते हैं जो आप आपके माइंड में होते हैं ऑनलाइन परचेज करने से पहले, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिक्योरिटी यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर बराबर नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ एनॉनिमिटी है, भैया कोई भी कहीं से भी सेल कर रहा है चीज़ें, ठीक है, पता नहीं है, कोई भी कहीं से सेल कर रहा है। मतलब कि मेरे को मान लो कोई एक वेबसाइट डाली हुई है और वेबसाइट डाली हुई है, अब मैं वहाँ से परचेज़ करता हूँ, पता चल रहा है वो पाकिस्तान की वेबसाइट थी या फिर किसी और कंट्री की वेबसाइट थी। कभी कभी हमें पता नहीं लगता, ठीक है क्या। अच्छा, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, भैया पता नहीं होता कि भाई ट्रांजैक्शन किया है या हमने वैलिड ट्रांजैक्शन है या नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता लगता। डुप्लीकेट हो जाता है, डेटा चोरी हो सकता है, अटैक हो सकता है, हैकर का डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नॉन रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रिकग्निशन नहीं मिलती है कोर्ट में कहते हैं कि भैया ये जो है कोर्ट सबूत मांगता है, बट ये वाले सबूत जो हैं आपके कोई भी ऑल्टर कर सकता है, ये वाले सबूत नहीं चलेंगे, ठीक है क्या। प्रॉब्लम प्राइवेसी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पायरेसी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ तक आके आपका यहाँ पर टॉपिक जो है रिस्क का वो ख़त्म हो जाता है। अब वो कह रहा है रिस्क तो है, अब कंट्रोल क्या कर सकते हैं ई बिज़नेस में। आपने अभी भी रिस्क पढ़े, अब वो इंटरनल कंट्रोल क्या लगा सकते हैं इसके लिए आप, तो ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम सारी चीज़ों को, ठीक है क्या। ये सारे रिस्क से बचने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये आप मेरे ख्याल से होमवर्क भी कर सकते हैं, इसको होमवर्क कर लेना, ये थोड़ा सा कोई भी दिक्कत नहीं है। केस स्टडीज़ है, रिटर्न ऑफ मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें केस स्टडीज़ हैं, ये होमवर्क में आप पढ़ सकते हैं, इसको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर कंट्रोल्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके के कंट्रोल हैं भैया। एंटीवायरस वगैरह लगा के रखें, हैकर से यानी यूज़ ऐसा सॉफ्टवेयर करें टू कैरी आउट द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द, हम वनरेबल जो वेबसाइट्स होती हैं तो हमें वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि भैया कि ये हैकर्स आता है, ये मतलब समझ लो यूज़ सॉफ्टवेयर पैकेज ऐसा कि भैया वो डिफेंड करे चीज़ों को कि भैया दूसरे जो अनऑथराइज लोग हैं मेरे वेबसाइट पर आए ही ना, ठीक है क्या। वायरस से बच सकते हैं। अननोन चीज़ें जो है अपने यानी अननोन पेन ड्राइव्स वगैरह नहीं लगानी है, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करना, उनके साथ पासवर्ड वगैरह हमें लगा के रखना है। यूज़र आईडी पासवर्ड हम प्रॉपर दें और एम्प्लॉइज़ का यूज़र आईडी पासवर्ड हमें प्रॉपर चेंज करना चाहिए ताकि कोई और डेटा को ना देख सके हमारे, ठीक है। रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें ताकि वो सही से फंक्शन कर सके, जो कि नए मार्केट में सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जैसे अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, नई चीज़ें, नया थ्रेट आ गया है कोई मार्केट में, तो अब वो वर्जन जो है उस वर्जन में अपग्रेडेशन हो जाती है कि भाई जो मतलब मैं वेंडर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मैंने बोला कि अच्छा ये चीज़ आई है, अब इसको बचाने के लिए भी मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैंने वो चीज़ें डाली हैं उसमें। तो अब वो जो मेरे प्रीवियस कस्टमर थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर बाय कर रखा तो वो उनको अपग्रेड करके मिलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ विंडो है, विंडो अपग्रेड होती है, विंडो 10 से विंडो क्या 11 हो जाएगी, विंडो 11 से विंडो 13 अगर आएगी तो विंडो 13 हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो रेगुलर अपडेट करने के लिए बोल रहा है वो, जब हर चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, ऐप को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेंसिटिव डेटा वगैरह, तो ये आप घर पे भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है क्या। इंश्योर कंप्लाइंस विद द इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स, कह रहा है कि यहाँ पर आरबीआई वगैरह के नॉर्म्स वगैरह जो हैं, ठीक है, उसको रिलीज़ करते हैं टाइम टू टाइम वगैरह यहाँ पर, ठीक है। इंडस्ट्री के नॉर्म्स वगैरह रिलीज़ करते रहें हम लोग, ये पता लगते रहे हमारी इंडस्ट्री में कि सारी चीज़ें ये है, ठीक है। ऑल ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द अडेयर एंड रूल्स आउटलाइन बाय द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि आरबीआई वगैरह जो भी रूल्स वगैरह करता है ई कॉमर्स को रोकने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो ये कंट्रोल, इससे क्या हो सकता है, कंट्रोल का माध्यम बनता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू इट्स यूज़र, टू इट्स कस्टमर, यानी कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी हमें बराबर बतानी चाहिए कि भाई कि क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी है हमारा, हमारा कस्टमर का डेटा, हमारा अपने एम्प्लॉय को बोलो कि देखो भाई हमारा, क्योंकि रिस्क कैसे है भाई, सामने वाला डर रहा है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डर रहा है कि भाई वो ऑनलाइन हम लेकर जा रहे हैं अपना प्रोडक्ट, बट वो खरीद नहीं रहा। तो हमें उसकी लॉयल्टी को जीतने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कंट्रोल क्या क्या, हमें इंटरनल कंट्रोल कितने बढ़ाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। इंटरनल कंट्रोल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, वो मेरे को काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि भैया प्राइवेसी पॉलिसीज़ हमारी होनी चाहिए कि भाई कोई भी किसके डेटा को लीक ना कर दे, हमें बताना पड़ेगा ये सब चीज़ों के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी।
और वेबसाइट इंडिकेट करेगा कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, हम किसी को भी कोई भी डेटा जो है वो हम नहीं दिखाते हैं दूसरों को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी क्रिएट अ पेज दैट, हमको एक वेबसाइट पे क्रिएट करना पड़ेगा पेज की जो एजुकेट करेगा कस्टमर्स अबाउट द सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोल्स के बारे में। कह रहा है कि वो उस पेज के बारे में जाएगा और वहाँ पर वो लेगा कि हमने क्या क्या मेजर ले रखे हैं, हमने क्या क्या मतलब बोल रहा हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? आपको कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। आप जो प्रोडक्ट लेंगे वो जेन्युइन आएगा, सही टाइम पे जाएगा, सही चीज़ें जाएगी, और हम लोग भी जेन्युइन हैं यहाँ पर। शिपिंग एंड बिल पॉलिसी, बिलिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी भैया, ये शुड भी क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। थ्रू अ लिंक ऑन होम पेज ड्यूरिंग दी ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन परचेज के वक्त वहाँ पर शिपिंग कैसे जाएगी, बिलिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता होनी चाहिए। रिफंड पॉलिसीज़ वगैरह भी लिखी होनी, वहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि अगर 7 दिन के अंदर पसंद नहीं आया तो हमें आप वापस कर देना भाई, वापस कर देना। समझ में आया या नहीं? यस सर। देखो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स तो मैंने यहीं पर पढ़ा दिया आपको, ठीक है क्या? बोलो ना यस और नो। यस सर। तो 4 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? एजुकेटिंग दी पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। कह रहे हैं कि भैया अगर नेचर ऑफ रिस्क है तो हमें फ्रीक्वेंटली एजुकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, एजुकेशन प्रोग्राम रखनी पड़ेगी, ठीक है क्या? कि भाई कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, हमें ये सॉफ्टवेयर लगाना है, हमें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करना है, ये चीज़ें करना है। एवरी पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट है, नीड टू बी एजुकेटेड, ठीक है, टुवर्ड्स द रिस्क एसोसिएट विद दिस ट्रांजैक्शन। रिस्क पहले उनको बता दो कि देखो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास ना ये जो है डेटा आपका लीक हो जाए, तो पहले मेरे को वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पुट in place infrastructure policy and guidelines for the same. These policies may include the following, यानी कि frequency and nature of education programs। भैया क्या है, किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या अवेयरनेस दे रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ सच फॉर सच प्रोग्राम्स, उस प्रोग्राम्स के लिए पार्टिसिपेंट्स को हमें तैयार करना है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कर लें, ट्रेनिंग उनको देनी है। रे समझे या नहीं समझे? यस, ठीक है क्या? ओके क्या? यहाँ तक चलो हमारा चीज़ हो गया। ये केस स्टडी जो है वो आप एक बार पढ़ लेना घर पे ही, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? तो यहाँ तक तो अभी हमें हमारा क्या हो गया, ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई। एक आर्किटेक्चर वाला पॉइंट बचा हुआ है हमारा ई कॉमर्स में, आर्किटेक्चर वाला याद है मुझे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स। अब एक बात बोलो मेरे को पहले, तुम क्या बोल रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं कि भैया कि क्या, जब आप ये किसके बारे में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कोई सप्लायर है और सप्लायर को ई कॉमर्स करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि कोई गाइडलाइंस है, लॉ गवर्निंग हो, तो भैया ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है क्या? गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स कह रहे हैं कि पहले बिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह, डिटेल्स वगैरह सारी शेयर्ड बिल होना चाहिए, और जीएसटी उस पर बाकायदा, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो क्या उस पर जीएसटी नहीं लग के आता है? यस, तो बिलिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट गारंटी एंड वारंटी के अंडर में होना चाहिए, वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि प्रॉपर डिस्प्ले पर लिखा होना चाहिए कि भाई यहाँ पर गारंटी है या नहीं है, गारंटी होगी तो कितने साल की होगी, 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी। शिपिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से शिपिंग की जाएगी, आपको बाय एयर भेजा जाएगा, बाय रेलवे भेजा जाएगा, बाय किस बाय रोड भेजा जाएगा, वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो शिपिंग की वो बताई जाएगी। डिलीवरी कैसे देनी है वो सारी चीज़ें बताएगी, यानी मोड ऑफ डिलीवरी वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है क्या? डिलीवरी वगैरह किस तरीके से, कौन सी टाइमिंग वगैरह पे आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें। रिटर्न के बारे में आपको, यानी कि अगर आपको पसंद नहीं आया है, कस्टमर को मेरी चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं उसको रिटर्न पॉलिसी के अंदर लिखूंगा कि भैया रिटर्न पॉलिसीज़ क्या हैं, कब तक आपका रिटर्न हो जाएगा एक्सेप्टेड, कब तक कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे एक्सेप्ट करने में, ठीक है। वेरीफाई करने कब तक आएगा, ऑथेंटिकेशन की रिसीव बैक करने कब आएगा, यानी कि होता है ना अमेजोन की तरफ से खुद आता है वापस करने के लिए, तो कितने दिन में आएगा, और जाने के बाद मेरे को पैसा कैसे मिलेगा, मेरे अकाउंट में मिलेगा या फिर मेरे को मेरे बैंक में टोटल आ जाएगा, और आने में कितना टाइम लगेगा वो बताओ। ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया होना चाहिए। और पेमेंट्स के बारे में तो स्पेशली बताया होना चाहिए, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस टू बी क्रिएटेड फॉर फॉलोइंग पेमेंट, यानी मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या क्या चीज़ें होंगे वहाँ पर दिखाओगे आप। फॉर विच प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेमेंट ज़रूरी है, यानी कि जैसे कि COD कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए जैसे होता है, कुछ चीज़ों के लिए हम COD अलाउ नहीं करते हैं,
तो किसके लिए सीओडी नहीं है, किसके लिए सीओडी है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी किसके लिए है, कैश ऑन डिलीवरी किसके लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हमें बतानी पड़ती हैं, ठीक है क्या। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या, कमर्शियल लॉज एंड गवर्निंग ई कॉमर्स, कमर्शियल लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, कमर्शियल लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो कह रहे हैं कि भैया, कह रहे हैं कि ई कॉमर्स आप अगर कर रहे हो, मैंने क्या कहा, ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हो, तो जब आप ई कॉमर्स करते हैं तो क्या आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, कमर्शियल लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स, यानी कि क्या आप पर इस देश के कुछ एक्ट लगते हैं या नहीं लगते हैं। कह रहे हैं कि भैया आप पर इनकम टैक्स बराबर लगेगा। इनकम टैक्स आपने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इनकम टैक्स, पूरी की पूरी सीरीज़, हाँ इनकम टैक्स की सीरीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट पूरे करने हैं वो वाले कर लो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स की वीडियो देख लो, ठीक है, वो वाले में बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, चीज़ें करा रखी हैं, एक एक क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैंने करा रखा है वहाँ पर, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए आपके और जीएसटी का भी अभी मैंने काफ़ी लेक्चर्स डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाके देखिए कैसे चल रहा है कोर्स वगैरह, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है वहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स एक्ट आप पर लगेगा नहीं लगेगा। अरे आप अगर ना ई कॉमर्स के थ्रू कमा रहे हैं तो इनकम कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, यस। तो ई कॉमर्स वेंडर पर क्या इनकम टैक्स लगता है या नहीं लगता है, यस, लॉ एप्लीकेबल है उस पर। कंपनीज एक्ट, कोई कंपनी है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रही है, क्या उस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा यार। कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, उसके उस फॉर्मेट में उसको बैलेंस शीट पीएनएल रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें, आरओसी को उसको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, फाइलिंग करनी पड़ेगी, एमसीए की वेबसाइट पर उसको फाइलिंग करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड, कह रहे हैं कि अगर तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है तो फॉरेन ट्रेड बीच में आएगा या नहीं आएगा। कह रहे नहीं मैं तो ई कॉमर्स कर रहा हूँ। अरे ई कॉमर्स करे, सेल परचेज तो हो रहा है ना, तो सेल परचेज हो रहा है तो फॉरेन ट्रेड बीच में आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, क्या फैक्ट्री एक्ट लगेगा क्या मेरे पे। फैक्ट्री एक्ट मतलब क्या होता है कि कहते हैं कि भैया 30 एम्प्लॉइज से ज़्यादा अगर रखते तो आपके ऊपर फैक्ट्री एक्ट लगना चालू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। 30 या 20 एम्प्लॉय या 30 एम्प्लॉय ऐसे ही कुछ था, या 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा या ऐसी कुछ था, आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो यानी 20 और 30 में से अगर कुछ ज़्यादा है जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट में लिखा हुआ है तो उससे ज़्यादा है तो आप पे फैक्ट्री एक्ट लगेगा। तो क्या मैं तो ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ तो क्या मेरे पे भी लगेगा, बिल्कुल आप पे भी लगेगा। कस्टम, मान लो मैंने माल मंगवाया बाहर से, या माल एक्सपोर्ट कर दिया या बाहर से कोई इंपोर्ट कर लिया, तो क्या मेरे को आईजीएसटी नहीं पे करना है, यस पे करना है। क्या मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना है, मेरे को पे करना है, करना पड़ेगा ना आपको, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। ये सारे जो लॉज हैं वो आपको आपके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पढ़ाया था अभी मैंने ना, जीएसटी के स्टूडेंट बताओ जल्दी से कि क्या जीएसटी लॉ भी आप पर लगेगा, यस जीएसटी लॉ भी लगेगा। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी बचपन में आपने फाउंडेशन में पढ़ के आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने इसमें पढ़ा होगा, ठीक है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने इसमें नहीं, हाँ ये फाउंडेशन में ही पढ़ा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा। तो आप बताओ एक बार कि क्या ये लॉ भी लगेंगे क्या आप पे, यस ये लॉ भी पड़ेगी। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के थ्रू अगर आपने कोई भी सेल परचेज किया तो आप दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हैं, इसको भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉम्पिटिशन एक्ट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, हाँ कॉम्पिटिशन एक्ट भी होता है। कॉम्पिटिशन एक्ट क्या बोलता है कि कई लोग दो लोग मिलकर, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो आइडिया और वोडाफोन, यही दो लोग हैं टेलीकॉम में, अब ये कह रहे हैं हम मर्जर कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर क्या बोलता है, कहता है कि भैया जो कमिश्नर है ना, कंपटीशन कमिश्नर, ये सारी चीज़ें देखेगा, आपकी इंटेंशन देखेगा, कहीं आप कंपटीशन तो बर्बाद नहीं कर दो, कहीं मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर दोगे आप। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या चीज़ आ जाएगा, कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फेमा बीच में आएगा नहीं आएगा, बोलो। आपको ट्रांसफ़र करना है, कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, बाहर ट्रांसफ़र करना है, या फिर बाहर से आपको डॉलर आया आपके प्रोडक्ट को बेचकर, तो फेमा बीच में आएगा नहीं आएगा, यस फेमा बीच में पक्का आएगा। तो क्या ये भी लगेगा हमारे पास, यस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने कंज्यूमर से चीट कर लिया
ऑनलाइन बेचे तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर वो हमारी कंप्लेन लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? यस लिख सकता है, बराबर लिख सकता है। और ये सारे लॉज जो हैं वो हमारे पे लगेंगे। देखो वो क्या कह रहा है, फिर नीचे कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सम इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा है कि कौन से इश्यूज़ आते हैं हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त क्या क्या चीज़ आते हैं। कह रहा है कि भैया ए का प्रोडक्ट बी को डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पर चीज़ें क्या, लीगल इशू क्या आएगा कि व्हाट इफ बी एक्सेप्ट, अच्छा बी को डिलीवर, ए का प्रोडक्ट आना था, वो बी को डिलीवर करती है और बी कहता है कि हाँ ठीक है मैंने ही मंगाया था, ठीक है पैसा पे हो गया क्या, जैसे पिज़्ज़ा आपने मंगाया और बगल वाले को देकर चला गया और आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो वो कहता है पेमेंट कर दी, कि कहता है हाँ मैंने ही मंगाया ले। फिर अच्छा समझो, अब दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर ए ने ऑर्डर किया था कोई एक गिफ्ट बर्थडे पर, स्पाउस के बर्थडे पर, अपने पत्नी के बर्थडे पर, ठीक है, और उसको लगा शाम तक पहुंचेगा और वो पहुंचा दिया उसने किसी और को, ठीक है, या फिर पहुंचा ही नहीं टाइम पर, तब सोचो क्या माहौल रहेगा, पत्नी के हाथ में होगा क्या, चाकू की जगह, जो केक काटने वाले चाकू की जगह क्या होगा वहाँ पे बेलन होगा, ठीक है, और वो फेंक के मारेगी अपने पति पे, कह रही क्या है आज के दिन भी आपने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, बोलो। तो वो सब कौन बर्दाश्त करेगा, मेरे को चोट लग जाएगी, मेरे को कौन बर्दाश्त करेगा ये सब चीज़ें, कौन हॉस्पिटल का खर्चा देगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यस कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने मेडिसिन मंगाई है, अगर कोई डिपेंडेंट मतलब मेडिसिन पर डिपेंडेंट है और मैंने मेडिसिन मंगा दी और तुमने ए को देने की जगह उसको बी को दे दी और उसकी वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई और हॉस्पिटलाइज हो गया और खर्चा आना था, मान लो 100 रुपये की दवाई से वो ठीक हो सकता था और उसकी हालत और बिगड़ गई, 3 लाख 4 लाख 10 लाख का खर्चा हो गया, कौन बियर करेगा, या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन उसका जिम्मेदार कौन है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे लीगल इश्यूज़ हैं भाई, ये लीगल इश्यूज़ हैं, ये सारे के सारे चीज़ आप एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है क्या। चलो अब यहाँ पर स्पेशल लॉ, 2 टाइप के स्पेशल लॉ जो हैं वो लगते हैं। एक तो इतने सारे लॉ पढ़ लिए आपने, एक तो ई कॉमर्स को कवर करने के लिए, यानी कि चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक तो RBI एक्ट लग रहा है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लग रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगता है और एक RBI एक्ट लगता है, ठीक है क्या। चलिए ये वाला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।